नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस मेंस पीवाईक्यू स्टार्ट किया था। मेंस पीवाईक्यू यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जीएस पेपर एक को अलग अलग खंड, जैसे कि जो हिस्ट्री वाले पोर्शन होते हैं, ज्योग्राफी वाला होता है, सोसाइटी वाला होता है, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर वाला जो होता है एक तरीके से हिस्ट्री में ही आ गया। इनको अलग अलग करके आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश की थी। तो जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी देखा था, ये ज्योग्राफी हो चुकी है। आज हम लोग इसमें हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री देखेंगे और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, ये घटना चक्र की बुक है, ये इस तरीके से आप लोग इसको ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। देखिए, 18 से 19, 20, 21, 22 और 23 तक, ठीक है। तो अच्छी बुक है, आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और साथ साथ में अगर नहीं ले पा रहे तो हमसे पढ़ लीजिए, यहाँ पे यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को ये चीज़ें, ठीक है। और जैसा कि पहला लेक्चर आप लोगों ने उसे देखा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर इसे पूरा कर दीजिएगा, तो मैंने सोचा हाँ, इसे पूरा ही कर देते हैं। देखिए, जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि लोग देखेंगे, उस हिसाब से लोगों ने देखा नहीं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये श्रृंखला स्टार्ट की गई है तो इसको पूरा करेंगे। कोशिश मेरी रही है कि किस माध्यम से आपको जो सॉल्व पेपर होता है इस तरीके से आप लोग को प्रोवाइड हो जाए, ताकि आप लोग वीडियो देख के यहाँ पे जो एक तरीके से की पॉइंट्स, जो आपके की पॉइंट्स होते हैं, उनको आप नोट कर लें, ठीक है। ताकि भविष्य में अगर मान लीजिए अगर आपका 2025 का जो प्री है वो हो रहा है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जो लोग 2026 में आपका एक तरीके से एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या होगा, जैसे कि 5-6 महीने का समय फ्री में ही मिल रहा है, जिस हिसाब से देखा जाए, तो जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि न्यूज़ के माध्यम से कि मई में, या फिर मतलब जो प्री हो मई में के आसपास हो सकता है। अभी ये सब देखिए कैलेंडर आएगा तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो फिलहाल जो समय मिल रहा है 2026 वालों के लिए, उनके लिए ये सही है, क्योंकि अभी मेंस पढ़े। प्री मेरे हिसाब से मैक्सिमम 60 दिन मन से पढ़े, एकदम 60 दिन अच्छे से पढ़े। हाँ, डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर तैयार रहेगा तो कम से कम आपका 30 प्रश्न पीसीएस के वैसे ही तैयार रहते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर आप लोग डेली पढ़ सकते हैं। बाकी जो प्री है वो आप 60 दिन पढ़ेंगे अच्छे से। और साथ साथ में यहाँ तो प्री मतलब मेंस के साथ ऐसा नहीं है, कुछ जो फैक्ट मिलेंगे वो आप निकाल ही सकते हैं। जैसे वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने ये आपका जो पीवाईक्यू श्रृंखला स्टार्ट की है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि बहुत डिमांड थी। एक बार इससे पहले एक साल पहले शायद हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, जिसमें अभी हिस्ट्री चल रही है। अभी हिस्ट्री आपको अमित सर जी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। हो सके तो इसमें मैं ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाऊँ, ठीक है। ज्योग्राफी आप लोग को मैं पढ़ाऊँ और साइंस पढ़ाऊँ, ठीक है। बाकी सब अमित सर जी पढ़ा देंगे आप लोगों को। बेसिकली क्या है ना कि एनसीईआरटी आप लोग को बेसिकली जब समय मिला है तो पढ़ना पड़ेगा। और जब एनसीईआरटी वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो एक बार हेडफोन लगाइए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए और उसको देखते आइए, और उससे जो नोट्स बना सकते हैं नोट्स बना लीजिए। तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी जब तक आपका प्री आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको, उस श्रृंखला को जरूर फॉलो करिएगा। और साथ साथ में मेंस के जो 1 से 1.5 घंटे ये आंसर राइटिंग टाइप देखा करिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी तैयारी आपकी प्री का मेंस चलती रहेगी। तो यही चीज़ है। चलिए फिर आज का जो लेक्चर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें हो गई, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस सलगार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये हिस्ट्री का होगा, स्मार्ट एंड कल्चर हिस्ट्री दोनों होगा। इससे पहले हम ज्योग्राफी देख चुके हैं, बचा है इंडियन सोसाइटी, तो उसको भी एक दिन इसी तरीके से हम लोग जो जो प्रश्न है उसको एक जगह कंपाइल करके मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। जो हमारा वैदिक साहित्य है उसका परिचय यहाँ आपसे पूछ रहा है। और ये प्रश्न आपका 125 शब्दों में, कितना, 125 शब्दों में, ठीक है। मतलब 8 नंबर का ये प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग को कई बार मैं बता चुका हूँ कि जो बेसिकली जो प्रश्न होते हैं उनको 3 भागों में हमें बेसिकली क्या करना, लिखना होता है। जैसे इंट्रो हो गया आपका, एक तरीके से जो मेन भाग होता है, मेन बॉडी जिसको कहते हैं। और तीसरा आपका निष्कर्ष यहाँ पे होता है, निष्कर्ष। इसी 3 डायमेंशन या आयाम पे जो आपकी मेंस के प्रश्न होते हैं उनके आंसर लिखे जाते हैं। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इंट्रो की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो जिसमें जो इंट्रो वाला भाग होता है वो आपको 20 से 25 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। और बाकी इस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे आपका 20 से 25 शब्दों में ये लिख लीजिए, 80 शब्दों में ये लिख दीजिए, 25 शब्दों में ये लिख दीजिए। तो इस तरीके से कुल टोटल 125 शब्द हो जाते हैं। तो चलिए फिर पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं
आप लोग भी थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, कुछ पॉइंट आपको मिले यहाँ से इंपॉर्टेंट तो जरूर नोट करिएगा। तो जो प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है आपका देखा जाए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जो वैदिक साहित्य है उसका परिचय दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमें वैदिक साहित्य की बात हुई तो वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा बताएं, इंट्रो में यही करेंगे ना। तो यहाँ पे देखा जाए जो वैदिक साहित्य है ये प्राचीन भारतीय ज्ञान राशि एवं गहन अंतर्दृष्टि की समृद्धि को प्रकट करता है। अगर देखा जाए शताब्दियों से रचित ये ग्रंथ न केवल धार्मिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि विचार, सामाजिक जो मानदंड है और आपका जो परंपरा है उनके विकास का भी एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आज भी एक तरीके से देखा जाए तो प्रासंगिक है। ठीक है प्रासंगिक। बहुत सारी चीजें आज भी जो वैदिक साहित्य उनसे हम लोग लेके अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरीके से आज भी ये प्रासंगिक है। ठीक है, जैसे वैदिक साहित्य में देखा जाए तो जो मूल रूप से ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे मुख्य रूप से दो व्यापक श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं या किया गया है। जैसे कि श्रुति साहित्य, श्रुति मतलब क्या समझ में आ रहा है, सुन के। ठीक है, तो श्रुति साहित्य से तात्पर्य आपका सुनकर लिखे गए जो साहित्य है उनसे, जिसमें आपका वेद आएगा, अरेडक आएगा तथा उपनिषद आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए श्रुति साहित्य है, यहाँ पे देखा जाए तो श्रुति साहित्य इस तरीके से आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब डायग्राम का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये आपका वेद हो गया, ये आपका ब्राह्मण हो गया, ये आपका अरेडक हो गया, ये आपका उपनिषद हो गया। वेद में आपको पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 वेद हैं। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे जो ब्राह्मण है, जैसे अतरेव ब्राह्मण, कौशिकी है, शतपथ, जैमिनी इत्यादि ये सब ब्राह्मण है। वही अरेडक की बात करें तो अतरेव, कौशिकी और छदोगम जो छदोग्यारण है ये। ठीक है, और वही उपनिषद की संख्या 108 है, कई बार प्री में पूछा जाता है ये। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखते हैं। जैसे उपनिषद में ईशोपनिषद है, आपका ये कठोपनिषद है। ठीक है, इस तरीके से अच्छा लगेगा जब इस तरीके से आप एक फ्रेमिंग कर देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। ठीक, इसको आप लोग यहाँ पे बना सकते थे। दूसरा यहाँ पे स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य की अगर मैं बात करूं तो स्मृति मतलब क्या होता है? स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है याद करना ना, याद किया जाना। तो देखा जाए एक तरीके से स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ याद किया जाना है, और जो पूरक है जैसे समय के साथ बदल सकता है, ये मानव रचना है जो सामाजिक आचरण के नियमों और जो आपके विनियम है उनका विवरण देती है। इसमें आपका धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम जो होती हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से एक यहाँ पे भी अगर फ्लो चार्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जो स्मृति साहित्य, जैसे वेदांत के अंग 6 अंग है, जैसे शिक्षा है, आपका छंद है, फिर व्याकरण है, फिर निरुक्त है, फिर आपका कल्प है, फिर आपका ज्योतिष है। इसी तरीके से अगर और बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कर्मकांड संबंधी सूत्र साहित्य, इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप में केंद्रित सिद्धांत है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे एक तरीके से बता सकते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद इसकी जो आधुनिक प्रासंगिकता है, क्या ये आज भी एक तरीके से प्रासंगिक है? तो एक तरीके से उसकी आधुनिक प्रासंगिकता दिखा सकते हैं जो वैदिक साहित्य है। तो प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद भी जो वैदिक साहित्य है आज भी प्रासंगिक है। कैसे? देखिए, इन ग्रंथों में बड़े पैमाने पर वर्णित योग, ठीक है, और आपका जो ध्यान है उसकी अवधारणा को वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है। जैसे योग होता है, आपको पता है अब ग्लोबली हो गया है, जैसे कि यूरोप कंट्री भी इसको एक तरीके से फॉलो करती हैं, और यूएसए हो गया, बहुत से जो वैश्विक लेवल पे जो योग है एक तरीके से वो फॉलो होता है। ठीक, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वैदिक साहित्य से ही लिया गया है। ठीक, तो ये हो गया, इसकी प्रासंगिकता आपको मतलब पता चल गई। इसके साथ साथ देखा जाए तो भूमि सूक्त जैसे कि जो उद्गीत हैं उसमें पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। और आपको पता है कि आज भी अगर देखा जाए तो भारत में 1970 के दशक का चिपको आंदोलन रहा कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए वैदिक शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी। अतः स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिनमें प्राचीन भारत की आध्यात्मिक, दार्शनिक और जो सामाजिक यात्रा है उसका इतिहास वर्णित है। और यह केवल अतीत के मतलब अतीत का जो अवशेष नहीं है, इसको हम लोग केवल अतीत का अवशेष नहीं कर सकते, बल्कि इसके द्वारा प्रस्तुत मूल्य, विचारों और जो प्रश्न है उनमें कालातीत प्रकृति का एक प्रमाण है। कहने का सेंस यहाँ पे जो निष्कर्ष आप लिखेंगे ना, निष्कर्ष पे जोर दीजिएगा कि वर्तमान चीजों से जोड़ दीजिए, वर्तमान चीजों से थोड़ा सा लिंक कर दीजिए, तो निष्कर्ष बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप से प्रश्न आप लिख सकते हो। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा यहाँ पे प्रश्न आधुनिक भारत का है, मतलब एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। तो सर सैयद अहमद खान जी के बारे में हम लोगों ने देखा जाए तो इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। जैसे कि इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था ना, यही है ना, और जो बाद में जाके आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, एमयू बना,
और एक तरीके से इन्होंने बहुत सारी जैसे साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने शैक्षिक पहल सुधार की थी। उससे पहले एक इंट्रो देंगे, एक अच्छा सा इंट्रो देंगे, फिर आपका जो मेन बॉडी है उसको लिखेंगे, और फिर वही आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष, मतलब 20-25 शब्द ये, और आपका 80 से लगभग 90 शब्द ये, और 20 से 25 शब्द ये। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा प्रश्न हो जाएगा। ये जो शब्द चीजें मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इतना ही आपको लिखना है, ठीक। अगर ज्यादा लंबा चौड़ा एक तरीके से इंट्रो ही हो जाता है ना, तो उतना मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं लगता, कहने का मतलब थोड़ा सा नंबर कम मिलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, सैयद अहमद खां 19वीं शताब्दी के ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत में के मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय है, उनमें नई चेतना के संचार के लिए उन्हें आधुनिक शिक्षा, संस्कृति और चिंतन पद्धति अपनाने को प्रेरित किया। कितना अच्छा इंट्रो है। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें जो मेन बात है कि सही जो सर सैयद अहमद खां जी हैं, उनका आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान था, यही प्रश्न पूछ रहा है ना। इसमें जो इंट्रो लिखा है कि सैयद अहमद खां जी 19वीं शताब्दी में एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत में जो मुस्लिम समुदाय है ना, उसमें नई चेतना के संचार के लिए उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए संस्कृति और जो चिंतन पद्धति अपनाने को प्रेरित किया, ठीक है। और उन्होंने भारतीय मुसलमानों की जो शैक्षिक स्थिति है, जो उनकी उस समय की शैक्षिक स्थिति थी, सुधारने हेतु वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। तो इस तरीके से आपका ये अच्छा इंट्रो हो गया, ठीक। इसके बाद देखा जाए जो इनकी शैक्षिक पहल है और जो इन्होंने सुधार किया था, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग यहाँ पे जरूर, जो कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ, कीवर्ड्स के माध्यम में इनको जरूर नोट करिएगा, ठीक है। कीवर्ड्स, चलिए अब यहाँ पे समझा जाए, जैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो रूढ़िवादी प्रतिरोध के सामने सर सैयद की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता अटूट थी। उनकी जो पहल थी उनमें शामिल है सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है। अगर देखा जाए तो 1864 में, कब, 1864 में, यहाँ पे डेट जरूरी है, 1864 में उन्होंने पश्चिमी कार्यों का देसी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भारत में अपनी तरह की पहली एक साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की थी। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हो गया, यही तो नोट करना है, कीवर्ड से ही है। फिर आपका शैक्षिक संस्थान की अगर मैं बात करूँ तो 1875 में मॉम्डम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं ये, जिसका उद्देश्य बेसिकली जो पश्चिमी और ओरिएंटल शिक्षा है उसका मिश्रण यहाँ पे मुसलमानों को प्रोवाइड कराना था, ठीक है, देना था, मतलब एक तरीके से। आगे चलकर ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। कब हुआ थोड़ा सा मुझे डेट बता दीजिएगा यहाँ पे कमेंट में, ठीक है। चलिए, साहित्य कृतियां देखा जाए, साहित्य कृतियों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे साहित्य कृतियों की बात करूँ तो सर सैयद जी ने निबंध और टिप्पणियां लिखी, जैसे कि सर विलियम्स मुइर द्वारा पैगंबर मोहम्मद की आलोचना का खंडन, उनकी पत्रिका तहजीबुल अखलाक, ठीक है। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट से, ठीक है। तो तहजीबुल अखलाक किसकी पुस्तक है, तो सर सैयद अहमद खां जी की पत्रिका, मैं पर पुस्तक कह रहा हूँ, पत्रिका है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो मुसलमानों के लिए सुधार और शिक्षा, अंग्रेजी को बढ़ाना, या अंग्रेजी को बढ़ावा मिला यहाँ पे, मतलब उनके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी भाषा और आपका जो आधुनिक विज्ञान है की शिक्षा का प्रचार किया, और ये दावा करते हुए कि कुरान ने कारण और तर्क को बढ़ावा दिया। इसके अलावा महिला शिक्षा के समर्थन तथा शिक्षा व्यवस्था में सांस्कृतिक मूल्य का जो महत्व है उसको दिया। अब आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां जी का क्या योगदान है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। की पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, की वर्ड्स बता रहा हूँ, यही सब है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आप नोट करिएगा, ठीक। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, फिर आपका शैक्षिक संस्थान की स्थापना, फिर आपका साहित्य की जो कृतियाँ थी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, तर्कवाद को बढ़ावा देना, मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर प्रभाव कर, मतलब एक तरीके से सामाजिक एकता पर बल देना, और आपका साहित्य कृतियों की रचना, ठीक है। इस तरीके से ये आधुनिक शिक्षा पर सैयद अहमद जी का एक तरीके से देखा जाए सर सैयद अहमद खां जी का योगदान था, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और साथ साथ में यहाँ पे देखा जाए, जैसे यहाँ पे 4 तक देखा गया था, अब यहाँ पे समाज पर प्रभाव उनका और देखा जाए कैसे समाज पर प्रभाव पड़ा। तो समाज पर प्रभाव की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखा जाए, देखिए तो उनके सुधार शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दायरे से आगे निकल गए। उन्होंने एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की जो छात्रों में तर्कवाद, वैज्ञानिक प्रभाव और जो आधुनिकतावाद है ना विचारों को जन्म दे। उनका प्राथमिक ध्यान मुस्लिम शिक्षा पर था। उनकी विरासत ने व्यापक रूप से भारतीय समाज को प्रभावित किया।
तर्कवाद की अगर मैं बात करूँ तो आधुनिक विज्ञान और तर्कवाद के साथ इस्लाम की अनुकूलता को बढ़ावा देकर उन्होंने मुस्लिम नेताओं और विद्वानों के लिए नया आधार तैयार किया। सामाजिक एकता की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता मतभेदों का सम्मान करते हुए समानता को बढ़ावा दिया। अगर देखा जाए तो स्पष्ट है कि सर सैयद जी ने आधुनिक शिक्षा के लिए अपनी अग्रणी दृष्टि के साथ भारतीय समाज एवं शैक्षिक व्यवस्था में प्रगतिवादी और तर्कसंगत, यहाँ पे देखिए प्रगतिवादी और तर्कसंगत सोच को शामिल किया। और साथ साथ में देखा जाए तो भारतीय लोकाचार के साथ पश्चिमी शिक्षा के जो समामेलन है उस पर उनके जोर ने भारत में शैक्षिक पुनर्जागरण की नींव रखी। तो इस तरीके से ये पूरा आपका एक तरीके से निष्कर्ष हो जाता है, पूरा प्रश्न आपका यहाँ पे लिख के तैयार हो जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है मेंस में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, साथ साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको आप लोग नोट जरूर करिएगा। तो समझा जाए, यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब देश स्वतंत्र हुआ था, आपको पता उस समय लगभग कितनी 562 रियासतें थी। तो देश की स्वतंत्रता के समय 562 रियासतें मौजूद थी। इन रियासतों का एकीकरण अत्यंत जटिल मुद्दा था, जिसे देश के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरकार, मतलब यहाँ पे देखा जाए गृह मंत्री वल्लभ भाई, यहाँ पे सरदार लिख रहे हैं, हाँ वल्लभ भाई पटेल जी ने अत्यंत सूझबूझ, कूटनीति एवं धैर्य के साथ हल करने में सफलता प्राप्त की। अब कुछ प्रारंभिक चुनौतियां और उनके संदर्भ में देखा जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका जो रियासतें थी उनको भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हो रहने का विकल्प था। अंग्रेजों की वापसी से एक राजनीतिक शून्यता बन गई थी। जब अंग्रेज चले गए तो एक राजनीतिक शून्यता बन गई। आज़ादी के बाद विविध चुनौतियां निकल के सामने आई और सांप्रदायिक तनाव भी बहुत ज़्यादा था। तो इस तरीके से प्रारंभिक चुनौतियों में आप ये लिख सकते हैं। अब एकीकरण के लिए जो रणनीतियां एवं कार्य हैं उसमें एक गाजर एवं छड़ी की नीति आती है। दरअसल इसमें क्या था कि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल जी थे वो एक हाथ में छड़ी रखते थे और एक हाथ में गाजर लिए रहते थे। ठीक है, तो एक तरीके से इसका मतलब ये हुआ था कि जो आपका गाजर से ये आता है कि अगर बातचीत से कोई विलय करना चाह रहा है या मिलना चाह रहा है तो मिल जाते थे, नहीं तो फिर छड़ी तो अर्थात दंड के माध्यम से। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यही एकीकरण के लिए रणनीतियां कार्य में देखा जाए तो गाजर एवं छड़ी की नीति आती है, जो कि बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए गाजर एवं छड़ी की नीति, तो सबसे पहले चतुर राजनीतिक कौशल प्लस कूटनीति प्लस अनुनय, तो ये 3 विधियां इसमें थी। एक तरह से राजनीतिक कौशल चतुराई से करते थे, कूटनीति करते थे, अनुनय करते थे। अनुनय मतलब एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अनुनय की नीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुनय की नीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरीके से जैसे अनुनय मतलब क्या होता है, बातचीत करके ना। तो बीकानेर, बड़ोदरा, राजस्थान और जो अन्य रियासत थी उनको जोड़ा गया था। प्रलोभन की नीति से, प्रलोभन मतलब कुछ लालच देके, जैसे प्रिवी पर्स, आपका संवैधानिक छूट, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, अधिकतर रियासतों का विलय इसी माध्यम से होता है, प्रलोभन की नीति के माध्यम से। हाँ, 3 रियासतें होती हैं जो नहीं मानती हैं, जैसे हैदराबाद हो गई, जम्मू और कश्मीर हो गई, जूनागढ़। ठीक है, इनको दंड की नीति अपना के विलय किया जाता है। जैसे हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो इधर हैदराबाद अब ये पाकिस्तान में जाना चाहता था, अब यहाँ पाकिस्तान, कितनी दिक्कत होती है, यहाँ पे एक अलग देश ही बन जाता है इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है दंड के कारण, दंड से ही इसको एक तरीके से यहाँ पे दंड की नीति फॉलो करना पड़ता। तो हैदराबाद और जूनागढ़ और आपका जम्मू कश्मीर, तो इस तरीके से ये 3 जो आपके रियासतें थी इनको दंड की नीति से भारत में विलय किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर तो आपको पता है कि किसके, तो जो विलय के जो पत्र था हस्ताक्षर करके वैसे। ठीक है, और जूनागढ़ भी आपको पता है किस तरीके से हैदराबाद किस ऑपरेशन के थ्रू हैदराबाद विलय हुआ था, वो आप लोग थोड़ा बताइएगा। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर में था इसी साल। चलिए इसके बाद देखा जाए यहाँ पे विलय के बाद अगला कदम प्रशासनिक राजनीतिक एकीकरण था। सरदार पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन में भूमिका निभाई। उनका मानना था कि यह प्रशासनिक रूप से अधिक व्यवहार एवं सांस्कृतिक रूप से सामंजस्यपूर्ण होगा। तो इस तरीके से यह पूरा आपका यहाँ पे प्रश्न हम लिख दिया, ये निष्कर्ष था। ठीक, चलिए अब यहाँ पे नहीं, इसके बाद यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण उपलब्धियां। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा प्रश्न और था, यहाँ पे पूरा प्रश्न अभी नहीं हुआ है, अभी तो प्रश्न यहाँ पे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां में देखा जाए तो पटेल के दृष्टिकोण और नेतृत्व में तो तीव्र एकीकरण, थोड़े समय में लगभग सभी रियासतों या तो अनुनय विनय या फिर हट के उपायों के माध्यम से भारत में शामिल हो गई। फिर आपका संयुक्त क्षेत्र का गठन हुआ,
ठीक है। तो प्रयासों से एक संयुक्त क्षेत्र की स्थापना हुई जिसने भारत के प्रशासनिक परिदृश्य की नींव रखी, जैसे कि हम आज जानते हैं। और निष्कर्ष ये है, माफ करिएगा वहाँ पे, ठीक है, निष्कर्ष ये सरदार पटेल जी ने अपने निर्णायक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से आधुनिक भारत की रूपरेखा तैयार की। इसी कारण उन्हें भारत का विस्मारक कहा जाता है। ये जरूर लिखिएगा, कभी भी एकीकरण की बात है तो ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। भारत का विस्मारक किसको कहा जाता है? सरदार पटेल जी को, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आपका पूरा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न है ये आपका एक तरह से आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जो नागर शैली है उसके मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है इसका आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखा गया। मतलब जो गुप्त काल को मंदिर की विशेषताओं से लैस देखा जा सकता है। भारतीय मंदिर डिजाइनों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे प्रतिष्ठित वास्तुकला शैलियों में से एक नागर शैली थी। भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत, जो आपका भारत है इस तरीके से, तो हिमालय से लेके जो यहाँ पे विंध्य पर्वत है, इसके बीच में जो एक तरीके से देखा जाए जो आपके मंदिर होते थे मुख्यतः वो किस शैली के होते थे? तो इसी शैली अर्थात नागर शैली के होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए नागर शैली की जो वास्तुकलात्मक विशेषताएं क्या थी, जो नागर शैली के आपके मंदिर थे उनकी कुछ विशेषताएं होगी ना, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न की मांग को समझिएगा। यहाँ पे देखा क्या, तो जो नागर शैली के मंदिर उनकी वास्तुकला की जो विशेषता है उन्हीं का वर्णन आपको करना है। तो प्रश्न को पहले समझिए, जो मेंस के प्रश्न होते हैं उनको पहले समझना बहुत जरूरी होता है, तभी तो आंसर अच्छे से लिखा जा सकता है ना, ठीक। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी नागर शैली की वास्तुकला या वास्तुकलात्मक विशेषताएं जो है इस प्रकार है, ठीक है। जैसे कि पहला देखा जाए आपका यहाँ पे शिखर, तो शिखर ये होता था पूरा, ये पूरा शिखर है, ये पूरा आपका शिखर है, ठीक है। तो शिखर प्रमुख विशेषता है एक तरीके से देखा जाए, जो रैखिक रूप से ऊपर उठता है और पर्वत श्रृंखलाओं का प्रतीक एक रूप से है। ये संरचना अक्सर विभिन्न मूर्तियों से सुशोभित होती है और इसे एक आपका कैपस्टोन से सजाया जाता है, ठीक इस तरीके से। तो ये शिखर की बात हो गई, इस तरीके से मंदिर भी बना दीजिएगा आप लोग। अब गर्भगृह की बात करूँ यहाँ पे, तो गर्भगृह मंदिर के अंदर होता है, ठीक है। ये शिखर के नीचे मुख्य देवता का स्थान है, इसे मंदिर का हृदय माना जाता है जहाँ भक्त प्रार्थना करते हैं। मंडप की बात करें तो जो एक तरह से गर्भगृह होता है ना, उस गर्भगृह की ओर जाने वाला मंडप या स्तंभों वाला हॉल जहाँ भक्त इकट्ठा होते हैं, इसमें अक्सर प्रार्थनाएं, सत्संग, ध्यान आदि किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक तरीके से जहाँ मुख्य देवता होते हैं उसके आसपास का जो ये पूरा क्षेत्र नहीं होता जहाँ आप लोग बैठे होते हैं, मतलब पीछे नहीं है, तो इस तरीके से वो पूरा आपका एक तरीके से मंडप कहलाता है, ठीक है। और अर्ध मंडप क्या होता है, तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार, मतलब मंदिर का एक तरह से प्रवेश द्वार है और मंडप का विस्तार यहाँ तक होता है, ठीक है। और पंचायतन शैली, तो एक तरीके से देखा जाए ये देखिए सब मंडप है, ठीक। और पंचायतन शैली की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मंदिर इस शैली में बने हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये मुख्य देवता हो गए और ये आपके सहायक देवता हो गए, इधर भी आपके सहायक देवता होते हैं, ठीक। इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये पंचायतन शैली है। अंतराल लेकर देखा जाए तो जो गर्भगृह है और मंडप के बीच एक भाग होता है, उदाहरण के लिए कंदरिया महादेव जी का मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है। ये मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक प्रतीक है। इसका शिखर जो लगभग आपका 31 मीटर ऊंचा है, हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है। जटिल नक्काशी और मूर्तियां विभिन्न देवताओं, दिव्य सुंदरियों एवं अन्य दिव्य प्राणियां हैं, मतलब प्राणियों को दर्शाती है, ठीक है। कोडार का सूर्य मंदिर, तो नागर शैली का एक तरह से नागर शैली को यह भी प्रतिबिंबित करता है या करने वाली एक उत्कृष्ट कृति। भले ही इसमें द्रविड़ और बेसर शैलियों के कुछ तत्व शामिल है, लेकिन देखा जाए तो मंदिर का डिजाइन विशेष रूप से इसके 12 पहिए 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे हैं रथ का दर्पण है। इसके अतिरिक्त अन्य मंदिर जैसे दशावतार मंदिर देवगढ़ वाला उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश तथा आपका अर्शवली मंदिर, ठीक है, ये सब आंध्र प्रदेश में। अब निष्कर्ष में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए निष्कर्ष में ये देखिए, वास्तुकला की नागर शैली अपने राजसी शिखरों और जटिल नक्काशी के साथ भारतीय मंदिर डिजाइनों में एक तरह से कलात्मक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के चरम प्रतीक है। दर्शन और आपका प्रतीकवाद में निहित मंदिर का हर पहलू इसके विशाल शिखर से लेकर गर्भगृह तक दिव्य और ब्रह्मांड के बारे में एक तरह से ब्रह्मांड के बारे में एक गहरा संदेश देता है। तो इस तरीके से पूरा प्रश्न आपका तैयार हो जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और मैं साथ साथ में आप लोग को फिर से बार बार कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे
उसको आप लोग नोट जरूर करिएगा एक रजिस्टर में। उस रजिस्टर को आप अगर कम से कम यहाँ पे देखा जाए तो 18 से 23 तक ना, तो 6 साल तो हो गए। 6 साल का पेपर अगर आपको तैयार हो रहा है, मान लीजिए एक साल में आपको 3 प्रश्न भी मिल रहे हैं, तो कम से कम 18 प्रश्न आपके मिले, तो इस तरीके से क्या होगा, मतलब कुछ तैयारी आपकी यहाँ पे हो सकती है, अच्छे खासे प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, जो भी प्रश्न है, पहले प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा, उसके नीचे जैसे इस तरीके से प्रश्न लिखा, फिर कीवर्ड्स में आप यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सब जरूर नोट करिएगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को आपको यहाँ पे रेखांकित करें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित करना है हमें। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इंट्रो को देखें या फिर इंट्रो को लिखें, तो ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी जो नीतियां थी, उत्पीड़नों तथा भेदभाव के प्रति असंतोष का परिणाम यहाँ पे था। उपनिवेशवाद के खिलाफ देश में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वैचारिक आयामों जो थे उनको प्रकट करता है। अब एक तरीके से जो अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग आयाम है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उनको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले धार्मिक जो विचारधाराएं थी, इस तरीके से आप क्या करिएगा, एक हेडिंग दीजिए धार्मिक विचारधारा है, उसके बाद नीचे आप एक एक करके इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखा जाए सबसे पहले धार्मिक विचारधाराओं में यहाँ पे देखिए, सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रमण का डर कैसे, देखिए व्यापक धारणा थी कि अंग्रेज या जो अंग्रेज है, अंग्रेजों का लक्ष्य भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था, जिससे अशांति पैदा हुई। कथित तौर पर सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस के साथ इनफील्ड जो राइफल थी उसकी शुरुआत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को अपमानित किया, जिससे मेरठ में एक तरह से चिंगारी भड़क उठी। तो इस तरीके से ये आपका सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रमण कैसे अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है, उसके हिसाब से किस तरीके से 1857 का विद्रोह पनपा, ये अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए परंपराओं की रक्षा के लिए, जैसे कि कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जैसी प्रमुख हस्तियों ने न केवल ब्रिटिश शासन का बल्कि उनके धार्मिक और जो पारंपरिक मूल्य है उन पर कथित हमले का भी विरोध किया। इस तरीके से ये धार्मिक और आप कह सकते हैं कि जो आपकी धार्मिक विचारधाराओं में पहला सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रमण हो गया, और आपका दूसरा आपका परंपराओं की रक्षा हो गई। अब यहाँ पे देखा जाए जो सामाजिक और आर्थिक विचारधारा थी, ठीक है, इनकी बात करें, जैसे कि आपका यहाँ पे देखा जाए सामंती पुनरुत्थान हो रहा था, जैसे वैकपत सिद्धांत जो डलहौजी ने लाया था, और ब्रिटिश कब्जे के कारण स्थानीय शासकों और जमींदारों का विस्थापन हुआ, जिससे तत्कालीन एक तरीके से अभिजात वर्ग का गुस्सा भड़क उठा। उदाहरण के लिए कुप्रबंधन के आधार पर कब्जा करने से कुलीन वर्ग और किसान समान रूप से क्रोधित हो गए। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का वैचारिक आयाम इस तरीके से राजनीतिक एवं प्रशासनिक विचारधारा हो गई, धार्मिक विचारधारा हो गई, सामाजिक एवं आर्थिक विचारधारा हो गई, और आपका समन्वय विचारधारा हो गई। आर्थिक शोषण के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियों के कारण दरिद्रता, उच्च कराधान और अकाल ने भी आक्रोश को बढ़ावा दिया। राजनीतिक और प्रशासनिक विचारधाराओं में जैसे संप्रभुता की हानि, जैसे तेजी से कब्जे और विस्थापन के कारण संप्रभुता खो जाने की भावना पैदा हुई, जैसे हड़प सिद्धांत के कारण नाना साहब का निर्वासन इस मताधिकार निर्वासन और मताधिकार से वंचित होने का प्रतीक बन गया। ब्रिटिश प्रशासन से असंतोष, जैसे ब्रिटिश कानूनी जो प्रणाली थी और प्रशासनिक परिवर्तन को अक्सर विदेशी, जटिल और शोषणकारी माना जाता था। समन्वयवादी विचारधाराओं की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे कि विद्रोह किसी विशेष समुदाय या वर्ग तक सीमित नहीं था, जबकि सिपाहियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त था, चाहे वे किसान हो, कारीगर हो या फिर जमींदार हो। इसने एक समन्वित विचारधारा एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे तो आपका प्रदर्शित की, जिसका लक्ष्य पुरानी जो व्यवस्था है उसको बहाल करना और अंग्रेजों को हटाना था। अब उदाहरण के लिए कुछ चीजें देखें, जैसे कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में एक लखनऊ में विद्रोह, ठीक है,
और अवध पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ था ये। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और अपने जमींदारी अधिकारों के खतरे के कारण उनके खिलाफ रैली की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में यह आंदोलन अंग्रेजों के कब्जे की रणनीति के खिलाफ प्रतिरोध और अपने राज्य की रक्षा का प्रतीक था। निष्कर्ष अगर देखा जाए तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। देखिए 1857, हाँ 1857 का विद्रोह हालांकि अंग्रेजों को हटाने में असफल रहा। इसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक व्यापक प्रतिरोध की शुरुआत की। धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा से लेकर सामाजिक आर्थिक जो असंतोष था, मतलब सामाजिक आर्थिक असंतोष तक के वैचारिक आयामों ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरीके से ये पूरा प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रश्न की मांग यहाँ पे क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन करना है। ठीक है, क्या करना, मूल्यांकन करना है। ठीक, तो आइए समझते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक प्रश्न में देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इंट्रो भाग की, तो यहाँ पे देखिएगा जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठन विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। फ्रांसीसी क्रांति के पहले तक जर्मन क्षेत्र लगभग 300 के आसपास छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उसमें बटा था। ठीक है, 1806 में, मतलब 1806 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा लगभग 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया। देखिए बेसिकली देखा जाए जो नेपोलियन था ना, इसी ने जर्मनी में जो राष्ट्र की भावना होती है जागृत की थी। राष्ट्रीयकरण की भावना नेपोलियन जागृत की थी। ठीक है, जर्मन परिसंघ में निर्माण किया, किंतु एक संयुक्त जर्मन राष्ट्र राज्य का सपना तब तक दूर की कौड़ी लग रहा था जब तक कि प्रसा के चांसलर वान बिस्मार्क ने प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी एकजुट करने के लिए राजनयिक एवं जो सैन्य अभियान है उनकी श्रृंखला नहीं शुरू। कहने का सेंस यहाँ पे ये था, जो जर्मनी था, जर्मनी में बेसिकली देखा जाए तो प्रसा सबसे बड़ा कह सकते हैं कि राज्य था वहाँ का। फिलहाल राज्य नहीं कहेंगे क्योंकि सब छोटे छोटे में बटे हुए थे, तो देश ही कह सकते हैं। मतलब जर्मनी का उस समय का सबसे बड़ा राज्य प्रसा था, वहीं का एक कह सकते हैं कि चांसलर था। कौन? ये जो बिस्मार्क था, और बड़ा ये कूटनीतिज्ञ था, मतलब बड़ा दिमाग का तेज था। तो वही इसने राजनयिक और सैन्य अभियानों की श्रृंखला के माध्यम से किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण किया, उसी को हम लोग को यहाँ पे समझना और लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बिस्मार्क की भूमिका क्या है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। बिस्मार्क की भूमिका क्या है, तो देखिए बिस्मार्क की भूमिका अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, तो सबसे पहले ये कूटनीति रणनीति, मतलब ये बहुत तेज तरह कूटनीति, मतलब कूटनीतिज्ञ था, कूटनीति बहुत अच्छा करता था ये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए, देखिए बिस्मार्क कूटनीति जो रणनीति थी उसका मास्टर था। ठीक है, उन्होंने सहयोगी थी उनकी आवश्यकता को पहचाना और संभावित विरोधियों को अलग अलग कर दिया। उदाहरण के लिए देखा जाए तो उन्होंने 1865 में ऑस्ट्रिया के साथ गैटिन की संधि की। ठीक है, गैटिन की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रसा को जो आपका सेल्वेसिंग का प्रशासन मिल गया, जबकि ऑस्ट्रिया ने हेलेस्टीन पर कब्जा कर लिया। बेसिकली देखा जाए क्षेत्र थे जो अलग अलग आपका एक तरीके से देखा जाए, मान लीजिए ये कोई एरिया है इस तरीके से, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, तो जर्मनी को ये चाहिए था और ऑस्ट्रिया को चाहिए, तो जर्मनी बड़ा चालाक था भैया, जर्मनी इसी को तो कूटनीति कहते हैं। इसने ऑस्ट्रिया उस समय, लेकिन ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल था, तो ऑस्ट्रिया से क्या किया, एक तरीके से देखा जाए ये जर्मनी, मतलब पूरा तो जर्मनी है, यहाँ पे कहीं प्रसा इस तरीके से, तो इसने इससे क्या किया, तो एक तरीके से संधि की और इन दोनों को जीता, एक अपने ले लिया, किस तरीके से, पहला ये हुआ। ठीक, इसके बाद देखा जाए यहाँ पे क्या, संतुलन बनाए रखना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। देखिए ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध के बाद, ठीक है, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को अस्थायी दुश्मन बनने से रोकने के लिए तुरंत उसके साथ एक तरह से शांति स्थापित कर ली। ठीक है, क्योंकि अभी पावरफुल नहीं बना है प्रसा, तो कैसे हरा पाएगा उसको, इसलिए बार बार शांति कर लेता था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ राजनीतिक युद्ध अभ्यास है, कैसे उनको समझते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए उदाहरण के लिए, जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है के कारण जो अल्सैस लॉरेन को जर्मनी में विलय, मतलब उसका जर्मनी में विलय हो गया, जिससे जर्मनी क्षेत्र और मजबूत होने लगा। उत्तरी जर्मन परिसंघ पहले बनता है, कैसे बनता है, तो 1869 की बात है, उसमें ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध के बाद उत्तर जर्मन जो राज्य थे उनको प्रसा के नेतृत्व में लाया गया। 1871 में ही प्रसा के राजा प्रथम की उद्घोषणा ने
प्रतीकात्मक रूप से जर्मनी के एकजुट प्रयासों में बिस्मार्क की भूमिका महत्व दिया। आर्थिक और प्रशासनिक जो एकीकरण है, जैसे बिस्मार्क ने आपका जोल्वरीन जैसी नीतियों के साथ एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बनाने की दिशा में काम किया, जिसने आंतरिक जो शुल्क हटा दिया। इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे राजनीतिक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए सैन्य, जैसे सैन्य शक्ति और युद्ध की हिसाब के अनुसार हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे डेनिश युद्ध हुआ था 1864 में। इसमें बिस्मार्क का उद्देश्य क्या था? तो इसमें बिस्मार्क का उद्देश्य राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देना। प्रसा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। उसके दो प्रांत थे, कौन कौन से? देखिए, एक सेलेस्विंग और आपका एक हेल्स्टीन। ठीक है, इन पर कब्जा कर लिया। और ये चाहिए था शायद किसको? ये चाहिए था ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को दे दिया, ऑस्ट्रिया खुश हो गया। फिर ऑस्ट्रिया से युद्ध, अब देखिए धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऑस्ट्रिया को एक तरीके से संधि कर करके जो उसे चाहिए जहां से वो मजबूत हो सके, मजबूत होते चला गया। अंत में ऑस्ट्रिया से युद्ध करेगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया से युद्ध और प्राग संधि कैसे होती है, आइए समझते हैं। देखिए, जो आपका सेल्सिविक और आपका हेस्टिन के प्रशासन पर बढ़ते तनाव के साथ बिस्मार्क ने 1866 में एक संधि की थी, इसका नाम है सेडोवा की संधि। सेडोवा के संघर्ष, मतलब संधि नहीं, एक तरीके से संघर्ष था, मतलब युद्ध था। सेडोवा के संघर्ष में ऑस्ट्रिया को पराजित कर प्राग की संधि कर ली। इस पॉइंट का आप लोग यहाँ पे मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर डालिएगा ये। ठीक है, इसको जरूर डालिएगा। इसमें विविध कूटनीति प्रयासों ने ऑस्ट्रिया को मित्र विहीन करना, रूस का समर्थन, नेपोलियन तृतीय से गहरी दोस्ती आदि का सहारा लिया, जिसके तहत जर्मनी के पुराने संघ को समाप्त कर प्रसाद के नेतृत्व में जो राइन के उत्तर में स्थित सभी जर्मन राज्य का एक संघ बना दिया गया। अब बचता है, देखिए, ऑस्ट्रिया का राज्य, फिर बचता है फ्रांस। फ्रांस को बेराएगा। ठीक है, तो फ्रांस से युद्ध तथा फ्रैंकफर्ट की संधि। यहाँ पे एम्स डिस्पैच में हेर फेर करके बिस्मार्क ने फ्रांस को प्रसा पर एक तरीके से देखा जाए तो युद्ध की घोषणा के लिए उकसाया। प्रसा की जीत के साथ फ्रैंकफर्ट संधि हुई। दक्षिणी जर्मन राज्य का उत्तरी जर्मन राज्य में विलय हो गया। इस तरीके से पूरा जर्मनी का विलय हो गया। ठीक है, निष्कर्ष में देखा जाए तो बिस्मार्क द्वारा विखंडित जर्मनी का एकीकरण कर यूरोप में एक नवीन शक्ति पैदा किया गया। यद्यपि एकीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न अन्य सामाजिक, आपके आर्थिक, राजनीतिक प्रयासों सहित हेगेल जैसे विचारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, किंतु इसमें बिस्मार्क के नेतृत्व को दूरदर्शिता ने सर्वाधिक प्रभावित किया। तो इस तरीके से ये पूरा आपका प्रश्न लिख के तैयार हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, तो ये तो अगले पेपर का है। आइए आप यहाँ पे देखते हैं हम लोग मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख जो विशेषताएं, उनका वर्णन हम लोग थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। तो सबसे पहले इंट्रो होगा, फिर आपका मेन बॉडी होगा, फिर आपका कंक्लूजन होगा। तो कृपया ध्यान से सुने और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उनको नोट जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें मौर्यकालीन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था, जो मौर्यकालीन था ये स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। इसे कला के अंतर्गत आपका देखा जाए, इसे कला के अंतर्गत राजमहल, स्तंभ, स्तूप, गुफा एवं चैत्य विहारों का निर्माण हुआ। किसमें? मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला थी। मौर्यकालीन कला दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि मौर्यकालीन कला को दो भागों में कैसे, एक दरबारी कला, एक आपका लोक कला। दरबारी कला में महल, स्तंभ, स्तूप आते थे और लोक कला में गुफाएं और आपका मूर्ति कला आती थी। ठीक है, यहाँ पे हाँ, मौर्यकालीन एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक, सही है। अब यहाँ पे देखा जाए दरबारी अथवा राजकीय कला के अंतर्गत राजकीय जो आपके कलाकारों द्वारा निर्मित स्तूप, गुहा, विहार, स्तंभ आदि सम्मिलित थे। लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों, जो कलाकार थे, उनके द्वारा लोक अभिरुचियां के अनुरूप कलात्मक जो संरचनाएं का निर्माण किया गया था, जैसे कि मृद मूर्तियां, यक्ष यक्षिणी। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखा जाए राजप्रसाद, राजकीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो पाटलिपुत्र स्थित राज जो प्रसाद है वो है, जिसके भग्नावशेष पटना स्थित आपका कुम्हार से प्राप्त हुए। कुम्हार के प्रसाद अवशेष से ज्ञात होता है कि यह एक भवन समूह था। एक भवन के अवशेष में पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े हैं, जो किसी विशाल स्तंभ मंडप की छत के आधार रहे हैं। ठीक है, यही संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल आपका एक तरह से सभा भवन हुआ होगा, सभा भवन हुआ करता था। ठीक है, स्तंभ देखा जाए तो मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। मौर्यकालीन कला के स्तंभों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि इस कला के स्तंभ एकास्मक अर्थात एक ही पत्थर से तराशे जाते थे, मतलब तराश कर बनाए जाते थे। स्तंभ बिना आधार के भूमि पर बनाए गए हैं।
स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां स्थापित हैं, जैसे कि आपको पता होगा सारनाथ के अशोक स्तंभ को अगर आप देखेंगे तो शीर्ष भाग पर सिंह की प्रतिमा स्थापित है। स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले हो गए थे। स्तंभों पर चमकीली पॉलिश लगाई गई थी। ठीक है। और स्तूप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्तूप पत्थर या ईंटों से निर्मित अर्धगोलाकार गुंबद वाली संरचनाएं हैं। स्तूप का उद्देश्य किसी पवित्र स्थल को स्मारक बनाना या फिर बुद्ध अथवा किसी जो बौद्ध संत है उसके अवशेषों को प्रतिष्ठित करना था। अशोक द्वारा निर्मित प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। मूल स्तूप के चारों ओर लकड़ी की रेलिंग थी। स्तूप के चारों दिशाओं में चार द्वार भी बनाए गए थे। द्वारों का भव्य मूर्तियों से सुसज्जित किया गया था, जो कि बुद्ध जीवन से आपका संबंधित थी। गुहा जो स्थापत्य उसकी बात करें तो मौर्य कालीन में जो पर्वत गुफाएं उनको काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा जो नागार्जुनी की गुफाएं पहाड़ियां हैं माफ करिए उनको काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है। और इन गुफाओं की छतों और भित्तियों पर चमकीली पॉलिश की गई थी। मूर्तिकला की अगर बात करें तो मौर्यकालीन मूर्तिकला में सर्वोत्तम उदाहरण अशोक स्तंभों को मंडित करने वाली विभिन्न पशुओं की आकृतियां हैं, जैसे उड़ीसा जो कि मतलब उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण मूर्तिकला की उत्कृष्टता को का सूचक एक तरीके से। लोक कला की अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल में राजकीय निर्देशों से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया गया। लोक कला के अंतर्गत अगर देखा यक्ष यक्षिणी जो प्रतिमाएं थी का उदाहरण मिलता है। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं के अतिरिक्त सारनाथ का बुलंदी बाग कुम्हरार आदि अनेक स्थानों से विभिन्न पशु पक्षियों जैसे कि हाथी घोड़ा बैल भेड़ पशु पक्षियों तथा नर नारियों की जो मृण मूर्तियां प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूरा आपका यहाँ पे तैयार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर प्रदेश का प्रश्न लेकिन पढ़ लीजिएगा इतिहास में ही था। ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोड़िएगा मत। ठीक है। चलिए अब यह कह रहा है प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए, देखिए प्रेस की आजादी के लिए लोकमान्य तिलक की कठोर और निडर प्रतिकारिता ने भारतीयों के मानसिक ढांचे में बदलाव लाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान आंदोलन शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। अगर देखा जाए उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश राष्ट्रवादी नेताओं में या नेताओं के लेखों से बहुत भय खाते थे और पूरी तरह से प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। परिणामस्वरूप उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों को कम करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आता है, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 जैसे विभिन्न सेंसरशिप अधिनियम बनाए थे। ठीक है। तिलक द्वारा मराठी में समाचार पत्र केसरी और अंग्रेजी में मराठा निकाला गया। केसरी में प्रकाशित तिलक के विचार इस बात की वकालत करते थे या करते हैं कि सामान्य लोगों की ताकत द्वारा कोई भी राजनीतिक परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से समझिएगा। ठीक। उनके अनुसार प्रशासन की कमियों की चतुराइयों से इंगित करना, जैसे कि केसरी में अकाल राहत संहिता के लिए किया गया था, तर्क संगत विचारों को सामने रखना और ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन को उजागर करना आदि सही मायने में प्रेस स्वतंत्रता और निडर पत्रकारिता के माध्यम से किया जा सकता था। इसी में देखा जाए जैसे लोकमान्य तिलक और आपका आईपीसी की धारा 124A जिसको देशद्रोही गतिविधि के लिए ये धारा है ना, ठीक है, का आरोप लगाया गया था कई बार कि वे केसरी में शिवाजी के कथन और शिवाजी उत्सव में उनके द्वारा दिए गए भाषण जैसे रैन की हत्या के दौरान कविता प्रकाशित करते थे। शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों को मारने के लिए उकसाना को न्यायोचित ठहराने के कारण उन्हें 18 महीने के कठोर कारावास और रातों रात लोकप्रिय समर्थन के कारण वह राष्ट्रीय नायक बन गए और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। मतलब जो प्रेस की स्वतंत्रता है, यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ज़्यादा समय लूंगा। हाँ ठीक। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण है
और ये सीधे मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। इसी कारण से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने में प्रेस और पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण, मतलब जो प्रेस थी और पत्रकारिता थी, उसका एक महत्वपूर्ण उपकरण मतलब उसको एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता था। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने अपने साहित्यिक शास्त्रों और सच्चे लेखन के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपका भारतीय जनता को जागृत करने की वकालत की। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ पे क्या, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? जब जानेंगे तभी बता पाएंगे कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात करें तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना आपको पता, थोड़ा सा लिख सकते हैं, श्रीगुप्त द्वारा की गई थी और बाद में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त आदि जैसे राजाओं ने इसका नेतृत्व किया। गुप्त साम्राज्य ने उस समय संस्कृति, समाज और उद्योग की कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा साहित्य, राजनीति, संस्कृति, समाज और उद्योग के क्षेत्र में बहुस्तरीय उपलब्धियों के साथ साथ राज्य में जो राजनीतिक एकता है और जो आपकी समृद्धि है कि आपका पराकाष्ठा में अर्जित की। इन्हीं विशेषताओं से गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया ना। ठीक, अब गुप्त काल है उसमें स्वर्ण युग के तत्व कैसे देखने को मिलते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे राजनीति में तो मौर्यों के बाद केंद्रीय सत्ता के साथ भारत का राजनीतिक एकीकरण गुप्त वंश के सक्षम शासकों के द्वारा किया गया। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, में मिलता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वैवाहिक गठबंधन के साथ आपका जो भेरी घोष की नीति है उनके साम्राज्य को मजबूत करती है। अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो गुप्त काल में पश्चिम एशियाई राष्ट्र जैसे कि आपका बांजाटियन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण अर्थात दिनार और जो रूपक मुद्रा थी व्यापक अधिशेष हुआ करता था। ठीक, बंदरगाह जैसे कि ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण, बम्बई और पश्चिमी तट से निकटता गुप्तों की आर्थिक समृद्धि का एक तरीके से कारण बनती थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो उपलब्धियां उनको देखा जाए तो गुप्त काल के दौरान ज्योतिष और खगोल विज्ञान को नई दिशा मिली। जैसे आर्यभट्ट की पुस्तकों, मतलब आर्यभट्ट पुस्तकें जैसे कि आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत आदि हैं। शून्य की खोज, ठीक है, दशमलव प्रणाली, ग्रहण, पृथ्वी के विस्तार का मापन आदि सब खोजें की गई। ब्रह्मगुप्त ने अपने ज्ञान के माध्यम से ज्योतिष की खोज और वर्णन किया जिसे ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, गुप्त युग की विशिष्ट शिल्पकारी, मतलब शिल्पकारी, ज्योतिष शिल्पकारी, लौ और कांस्य के कार्य, उदाहरण के लिए महरौली में जो लौ स्तंभ है दिल्ली वाला, ठीक है, गुप्त काल के पुराने सिक्के जैसे बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की जो एक तरीके से मतलब सिक्के पे है ना एक आकृति, कुमार लक्ष्मी प्रकार के सिक्के, ब्रिटिश संग्रहालय में तांबे पर आधारित बुद्ध की मूर्ति। इस तरीके से ये चीजें दर्शाती हैं कि गुप्त काल किस कारण से स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त शासकों की जो धार्मिक श्रेष्ठता थी जैसे कि विष्णु और भागवत पंथ का प्रचार, उदाहरण के लिए कुमारगुप्त ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया इसने। कला एवं स्थापत्य में देखा जाए तो नागर शैली के मंदिरों का जो प्रारंभ है एक तरीके से देखा जाए पंचायतन शैली में एक तरीके से वो यहाँ से स्टार्ट हुई। उदाहरण के लिए शिव भूमरा मंदिर, ठीक है, देवगढ़ मंदिर, इस तरीके से। और वहीं पे देखा जाए कि गुफा चित्र बाग जैसे मध्य प्रदेश में है और अजंता महाराष्ट्र में, ये सारी चीजें इसी समय बनी। उदयगिरी की गुफा, ठीक है, तो ये कला एवं स्थापत्य में हो गए। साहित्य की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा साहित्य की बात करूं तो 18 पुराण लिखे गए, महाभारत रामायण पूर्ण हुए यहाँ पे। कालिदास जी के द्वारा देखा जाए तो मेघदूतम, आपका विक्रोशियम, धर्मेंद्र जी और अमर सिंह आर्यभट्ट का ये युग है, इसलिए ये भी दर्शाता है कि ये साहित्य के रूप में भी बहुत स्वर्ण युग था। विभिन्न स्मृतियां जैसे नारद स्मृति, आपका कात्यायन स्मृति लिखी गई। कुछ कमियों के बाद भी गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है। हुड़ों के आक्रमण के बाद यह साम्राज्य समाप्त हो गया था। तो इस तरीके से आप लोग पूरा प्रश्न लिख सकते थे। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा है यहाँ पे कि भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए।
तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रो की अगर बात करें यहाँ पे, तो भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिष्ठित सेनानियों में से एक थे। वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रशंसनीय युवाओं में से एक थे। ठीक। भगत भगत सिंह जी का जन्म वर्ष 1907 में पंजाब में हुआ, जो एक करिश्माई भारतीय क्रांतिकारी थे, जो भारत के लिए शहीद हो गए। ठीक है। वह युवाओं के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति और राष्ट्रीय युवा नायक थे। ये तो इंट्रो हो गया। अब भगत सिंह के महत्वपूर्ण कार्य थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, भगत सिंह जी के महत्वपूर्ण कार्य आइए देखते हैं। जैसे कि नौजवान सभा की स्थापना 1926 में करते हैं, याद रखिएगा। भारत माता सोसाइटी उनके चाचा अजीत सिंह द्वारा प्रारंभ की गई थी। HSRA, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता है, युवा ब्रिगेड में सक्रिय सदस्य, तो ये पहला पॉइंट हो गया। लाला लाजपत राय और उनके चाचा से प्रभावित और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी विंग में सक्रिय रहे। जॉन सैंडर्स पर हमला, ठीक है, क्योंकि इसने ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के मतलब का आदेश दिया था। ठीक है। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में गैर हानिकारक बम फेंका और अंग्रेजों की वास्तविकता प्रकृति का पर्दाफाश किया। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई। सरकार और जेल अधिकारियों के विरोध में जेल में भूख हड़ताल। अब भगत सिंह जी के दर्शन क्या है, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भगत सिंह जी के दर्शन, ठीक है, और एक यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो भगत सिंह के महत्वपूर्ण जो कार्य थे। ठीक, इतना नोट कर लेंगे ना, तो भगत सिंह जी पे जब भी प्रश्न आएगा आप लोग सही पॉइंट लिख के आएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने 1930 के दशक के दौरान जो आपका यहाँ पे बोल्शेविज्म अर्थात सोवियत यूनियन के समाजवादी मॉडल से और अराजकतावाद जैसे विचारधाराओं से प्रेरित हुए और भारत के युवाओं को प्रभावित किया। इनकलाब के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता न केवल राजनीतिक थी बल्कि सामाजिक भी थी, क्योंकि वे न केवल भारत को बंधनों से मुक्त करने के लिए बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो जाति, पंथ, धर्म और अंधविश्वास की पुरानी जो भेद भावपूर्ण प्रथाएं उनके खिलाफ भी एक क्रांति चाहते थे। उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद को अपनी राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया था। देखिए दर्शन की बात हो रही है भगत सिंह के। अपने लेख सार्वभौमिक भाईचारे में वे कहते हैं, यदि आप वास्तव में शांति, खुशी, सार्वभौमिक भाईचारे का प्रचार करने में रुचि रखते हैं तो अपमान के खिलाफ प्रतिक्रिया करना सीखें। अपनी मातृभूमि के को उसका हक दिलाने के लिए मरने के लिए भी तैयार रहें, ताकि भारत माता का सर ऊंचा रहे। तभी हमारा देश स्वतंत्र होगा और विश्व को सार्वभौमिक भाईचारे का उपदेश दे सकेगा। ये सब दर्शन है भगत सिंह के। वह धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते थे। आधुनिक भारतीय इतिहास, राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के कैनवस पर भगत सिंह सबसे शानदार और गौरवशाली क्रांतिकारी सितारों में से एक के रूप में चमकते हैं। वह पहले और सुसंगठित विचारों वाले भारतीय क्रांतिकारी और आधुनिक जो राजनीतिक विचारक है ना थे। उन्होंने अपने विचारों में क्रांतिकारी प्रगतिवाद को अपनाया और अपने राजनीतिक कार्यों में इसका पालन किया। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया गया है। चलिए देखते हैं, अच्छा प्रश्न अभी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इंट्रो में अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए, तो भारत एक ऐसा देश है जो सीखने और नवाचार की अपनी संस्कृति और सर्वांगीण बहुमुखी विकास के लिए जाना जाता है, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। धारणा हेतु समर्थन करने वाले बिंदु, जैसे पहला, विज्ञान और दर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों ने भारत को बनाया विश्व गुरु। जैसे चिकित्सा,
जैसे कि चिकित्सा में चरक संहिता है ना, तो चरक संहिता के लिए विख्यात, दुनिया के लिए पाचन, आपका एक तरह से चयापचय और प्रतिरक्षा की अवधारणा पेश करने के लिए पहले चिकित्सक, ठीक है, चरक जी थे। सुश्रुत की बात करें तो इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो जो सुश्रुत संहिता है उसके माध्यम से मोतियाबिंद, मृत शरीर की चीर फाड़ आदि जैसे विभिन्न जो शल्य चिकित्सा है सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, मतलब उसका ज्ञान दिया था। धर्मेंद्र जी की बात करें तो आयुष औषधि दवा की आयुर्वेद प्रणाली का ज्ञान वर्तमान युग में पुनर्जीवित हुआ है। जैसे भारत में चिकित्सा पर्यटन को, जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया गया है। उदाहरण के लिए हाल ही में जामनगर गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए आयुष आधारित WHO का जो वैश्विक केंद्र खोला गया है। फिर धातु क्रम की बात करें तो महरौली लौह स्तंभ इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे अभी तक जंग नहीं लगा है। कैसे नहीं लगा भैया बताइए, लोहा है तो जंग तो लगी जानी चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से अगर देखा जाए खगोल विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत के माध्यम से सबसे पहले पृथ्वी के आयाम, ठीक है, और आपका जो आयाम होता है सौर और चंद्र ग्रहण के कारण के बारे में बताया। अगर यहीं पे दूसरा पॉइंट देखा जाए हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे वैदिक साहित्य ज्ञान के स्रोत जम्बूद्वीप और अन्य महाद्वीप जैसे भौगोलिक खोजों ने दुनिया को भूगोल की विधा की शुरुआत की। जैसे कि आपका सामवेद, तो सामवेद में सबसे पहले गायन और जो मंत्र हैं उनके चरण का पहला संदर्भ यहीं से मिलता है। मनुस्मृति में देखा जाए तो कानून पर पहली पुस्तक थी। रामायण जैसे महाकाव्य आदर्श मानव की अवधारणा प्रदान करते हैं, जैसे कि रामायण, भगवद गीता जीवन बदलने वाले दर्शन के रूप में इनको जाना जाता है। जनजातीय संस्कृति का संरक्षण देखा जाए तो एक तरीके से अनेकता में एकता के भाव के रूप में देखा जा सकता है। विविध संस्कृति जैसे भाषा, जाति, रंग या रंग का समावेश इस पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। भारत धार्मिक सद्भाव है भारत में बहुत अच्छा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, ठीक है। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म, समाज में सहिष्णुता बढ़ाने के लिए धर्म, योग और सुलकुल जो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये सब दर्शन भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। रामानुज जैसे गणितज्ञ ने गणित जैसे अनंत श्रृंखला संख्या जो सिद्धांत है का एक नया तरीका सिखाया देश को, ठीक है, भारत को नहीं तो पूरे देश को सिखाया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से राजनीति, मतलब जो राजनीति होती है, राजनीतिक ज्ञान और राज्य शिल्प की कला में अंतर्दृष्टि प्रदान की। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अतीत के गौरव को, अतिथि देवो भव की जो साझा संस्कृति है, साझे मूल्य को पश्चिम राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया। अतः ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। अतः इन बिंदुओं के हिसाब से अगर देखा जाए, निसंदेह भारत अपने बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से विश्व गुरु कहलाता है। अब समय एक बार फिर से उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने का है जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने की थी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रश्न हो गया। चलिए, ये भारतीय समाज का प्रश्न है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, वैदिक साहित्य से एक प्रश्न ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, उसी से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है ना फिर से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 8-10 साल का, मतलब इधर 6 साल का, कुछ कम से कम 7-8 साल का यूपीएससी का भी पेपर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो तैयारी अच्छी खासी हो जाती है जब आप पूरा पढ़ के आते हैं, मतलब आंसर राइटिंग करने जाते हैं। तो PYQ से ही आंसर राइटिंग करिए, अच्छी चीजें हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखा जाए वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वैदिक साहित्य के द्वारा तत्कालिक समाज की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उसके साथ ही भौगोलिक विशेषताओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अब वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं कैसे हैं देखें। जैसे वैदिक साहित्य में सप्त सैंधव क्षेत्र का पता चलता है, जो कि आधुनिक भारत के उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान तक फैला हुआ था। विधेय माधव की कथा से आर्यों के भौगोलिक विस्थापन का पता चलता है, अर्थात ऋग्वैदिक जो लोग थे उनका विस्थापन सप्त सैंधव प्रदेश से मध्य गंगा घाटी की तरफ हुआ। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार सरस्वती और सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, जिससे उनके मूल भौगोलिक निवास का जो पता है वो चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो वैदिक साहित्य में वर्णित जो भारत की भौगोलिक विशेषता है उनकी बात हो रही है। तो सब भौगोलिक विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब देखिए वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताएं, जैसे कि नदी का ज्ञान है, वनस्पतियों का ज्ञान, यहाँ पे उत्पादन भूमि का परिचय हो गया था, नक्षत्र ज्ञान था, गंगा घाटी से परिचय इनका हो गया था, सप्त सिंधु जो प्रदेश था उनका भी ज्ञान था। तो इस तरीके से ये पूरा कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में वर्णित जो
भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या थी, इनके बारे में यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, गंगा का केवल एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख एक तरीके से मिलता है, जिससे पता चलता है कि वे अभी भी इस क्षेत्र में, मतलब जो ये क्षेत्र था गंगा यमुना वाला, उससे अधिक परिचित नहीं थे। सतत ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा अर्थात नर्मदा तथा सदा नीरा में, जिसको गंडक कहते हैं, का उल्लेख यह दर्शाता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों का विस्थापन दक्षिण में विंध्य पर्वत जो था ना, उस श्रेणी तक तथा पूर्व में बिहार तक हो चुका था। कब तक आते थे? तो उत्तर वैदिक काल आते थे। ठीक है, ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है उसके 9वें मंडल में सोम रस की चर्चा मिली, जो सोम वनस्पति से बनता था। सोम वनस्पति हिमालय के जो मुंजवत चोटी है उस पर मिलती है, अर्थात उन्हें भौगोलिक वनस्पति का भी ज्ञान था। ठीक इस तरीके से अगर देखा जाए, साथ ही वैदिक साहित्य में केवल एक बार समुद्र का उल्लेख हुआ है, जो बताता है कि अभी समुद्र से लोग अधिक परिचित नहीं रहे हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों से पता चलता है कि उत्पादक भूमि से परिचित थे, जिसके संदर्भ में सीता भूमि, कर्जड़ी भूमि आदि शब्दों की चर्चा मिलती है। इस तरीके से यजुर्वेद में वेदियों के निर्माण कार्य का शुभ मुहूर्त में किए जाने का ज्ञान मिलता है, जो इनके नक्षत्र ज्ञान को दर्शाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। चलिए अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के, या तो उत्तर प्रदेश का प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे कोई बात नहीं, मैंने बस लगा दिया ताकि आप लोग पढ़ें। ठीक, औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु समाज एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने के ढंग को परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आता है, किस्मत अच्छी रही तो ऐसे ही संबंधित प्रश्न आ जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के। ठीक, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति एक तरीके से देखा जाए तकनीकी क्रांति के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने पूरे विश्व के उत्पादन प्रणाली पर प्रभाव डाला। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में 1760 के आसपास हुई थी। आप यहाँ पे देखिए औद्योगिक क्रांति, तो मशीनों द्वारा कैसे, तो उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, व्यापक पैमाने पर उत्पादन हुआ, अधिक लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन किया गया, वाष्प शक्ति के द्वारा मशीनों का संचालन हुआ। तो औद्योगिक क्रांति एक तकनीकी क्रांति कैसे साबित होती है, आइए देख लेते हैं। 18वीं सदी में ब्रिटेन में नई नई तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कि लोहे को मनचाहा आकार देने की तकनीक, वाष्पीय चलित नौका का आविष्कार, तेजी से धागों के निर्माण हेतु जो स्पिनिंग जेनी थी उसका एक तरीके से निर्माण, जिससे कि मजबूत धागों के निर्माण के लिए आपका वाटर फ्रेम तकनीक, पावर लूम, रेलवे का विकास, नहरों का व्यापक जाल आदि एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो हुआ। यद्यपि औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के कारण औद्योगिक क्रांति को औद्योगिक प्रणाली को बदलने का कार्य किया, लेकिन यह सिर्फ तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी, जिसे हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, देखिए सामाजिक क्रांति से परिवर्तन, तो सामाजिक क्रांति का प्रभाव कैसे पड़ा ये देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति से नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, जैसे कि मजदूर एवं पूंजीपति वर्ग। समाज में मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ गया, श्रमिकों में सामाजिक चेतना का उदय हुआ। तीव्र नगरीकरण से शहरों में आवास एवं स्वच्छता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण खोजों के कारण मृत्यु दर में आपकी गिरावट आई। तो इस तरीके से सामाजिक क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का, ये आप लोग समझ सकते हैं ना। संयुक्त परिवार के विघटन एवं एकल परिवार की संकल्पना ने जन्म दिया। यहाँ पे महिला अधिकारों के समर्थन में जनमत निर्मित हुआ। ठीक है, इस तरीके से आर्थिक क्रांति मतलब आर्थिक परिवर्तन भी हुआ, जैसे कि अगर देखा जाए तो उत्पादन में वृद्धि से वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि से निर्यात को बढ़ावा मिला। औद्योगिक जो आपके नगर थे उनके आसपास नवीन नगरों का विकास हुआ, जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिला, रोजगार सृजन व्यापक पैमाने पर हुआ। उपरोक्त सकारात्मक परिणामों के बावजूद औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक आर्थिक विसंगतियां थी उसको भी उत्पन्न किया, जैसे कि श्रमिकों मजदूरों की शोषण में वृद्धि हुई, सामाजिक आर्थिक विषमता बहुत तीव्र वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, बाल श्रम आदि की समस्या को बढ़ावा मिला। यहाँ पे बाजारों की आवश्यकताओं ने सरकार को उपनिवेश प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। अतः ये पूरे आयाम को अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति मशीनों द्वारा मनुष्य को प्रतिस्थापित करने वाली वह प्रक्रिया जिसने विश्व को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित करते हुए संभावनाओं और चुनौतियों के द्वार खोल दिए। तो इस तरीके से पूरा प्रश्न हो गया। चलिए
अब ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। जो आपके भारतीय संस्कृति है उसकी जो विरासत है, उस जो भारतीय संस्कृति की विरासत है ना, उसके वैज्ञानिक जो पहलू उसकी विवेचना करना है यहाँ पे। सबसे पहले इंट्रो लिखा जाए तो सांस्कृतिक विरासत में वे विचार, मूल्य, विश्वास पद्धति, मतलब मान्यताएं इत्यादि आती हैं जिससे समाज विशेष की पहचान विशेष पहचान बनती है। किसी भी संस्कृति का वैज्ञानिक पहलू मात्र प्रौद्योगिकी से ही नहीं जुड़ा होता, अपितु यह वस्तुनिष्ठ। इसके अतिरिक्त जब कई सड़कें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तब तारानुमा प्रतिरूप या प्रतिरूप का विकास होता है। गंगा के मैदान में ग्रामीण वस्तु के प्रतिरूपों में अधिक एक तरीके से, अरे माफ करिएगा, वो पूरा प्रश्न नहीं है, ठीक है, पूरा प्रश्न नहीं होता। चलिए यहाँ से पूरा प्रश्न है। जो प्रश्न दरअसल मैंने क्या किया ना कि जो इतिहास के प्रश्न उन्हीं को यहाँ पे काट करके एक तरीके से कंपाइल किया है, तो इस टाइप के जो प्रश्न थोड़ा सा छूट जाते हैं। केवल इतिहास के जो प्रश्न थे उसी को मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। तो ये कह रहा है गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। किस काल में भैया? गुप्त काल में। जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ गुप्त काल में, उस पर हमें प्रकाश डालना है। देखिए, गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तथा प्रमुख रूप से गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं खगोल क्षेत्र में विकास हुआ, जिससे आर्यभट्ट, बारहमीर और ब्रह्मगुप्त आदि प्रमुख गुप्तकालीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ग्रंथों में विज्ञान की विवेचना की। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है आर्यभट्टियम, इसमें गणित को अन्य विषयों से मुक्त कर स्वतंत्र रूप दिया गया। इन्हीं के अन्य ग्रंथों जैसे कि आपका दास गतिका सूत्र और आर्य शतक में पृथ्वी को गोल बताया और इसकी परिधि का अनुमान किया गया। इस प्रकार आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को गोल माना। आर्यभट्ट ने जो ग्रहण होते हैं, मतलब ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या की, साथ ही इन्होंने शून्य तथा दशमलव सिद्धांत दिया। उन्होंने वर्षमान निकाला जो कि टालमी द्वारा निकाले गए वर्षमान से अधिक वैज्ञानिक है। इस काल के दूसरे प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे वराहमिहिर। उन्होंने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमन तथा फलित ज्योतिष के नाम से नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वराहमिहिर बृहत जातक पुस्तक को विज्ञान और कला का विश्वकोश माना जाता है। ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन गणितज्ञ थे जिन्हें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक माना जाता है। इन्होंने आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में पृथ्वी के आकर्षण सिद्धांत को दिया है, जिसके अनुसार पृथ्वी का स्वभाव सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकृष्ट करना है, मतलब खींचना है। आयुर्वेद भी गुप्त काल में विकसित था। इत्सिंग ने 8 प्रमुख शाखाओं का जिक्र किया। नवीनतकम नामक ग्रंथ में प्राचीन आयुर्वेद सिद्धांत का सार है। इसमें रसों, चूनों, तेलों आदि का वर्णन है। इसके अलावा बालकों के रोग और निदान भी इसमें मिलते हैं। इसी दौरान पशु चिकित्सा से संबंधित कई ग्रंथों की रचना हुई जो घोड़े व हाथियों से संबंधित है। नागार्जुन गुप्त काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एवं धातु विज्ञान वेता थे। ये एक बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन ने चिकित्सा प्रणाली के पारंपरिक रूप काष्ठ आधार के बदले रस चिकित्सा का आविष्कार किया। उन्होंने यह अवधारणा दी कि खनिज धातुओं में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस काल के अन्य आयुर्वेदाचार्य बाघभट्ट, धन्वंतरी के नाम भी प्रसिद्ध है। अतः गुप्त काल को स्वर्ण युग की उपमा दी जाती है क्योंकि इस काल में सामाजिक संस्थाओं की स्थिरता ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में काफी बल दिया। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 19वीं सदी में भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आइए इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं इसका। देखिए, अगर बात करें तो प्रश्न में है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया, वर्णन करना आपको। ठीक है, तो 19वीं सदी में भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन जैसे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। इस आंदोलन के प्रभाव
भारत में क्रमशः प्रकट हुए, जैसे कि वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माण तथा देश के आर्थिक सामाजिक विकास में इस पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण को हम दो रूप में विकसित होते पाते हैं, जैसे कि एक राजनीतिक विकास के रूप में, दूसरा सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में। ठीक है, तो भारतीय पुनरुद्धार जो आंदोलन थे उनको अगर हम समझें इस तरीके से, जैसे राजनीतिक विकास के रूप में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे एक तरीके से मतलब जो भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन, जैसे राजनीतिक विकास के रूप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में देख सकते हैं का विकास हुआ, कांग्रेस की स्थापना, नवीन विचारों का उदय हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में देख सकते हैं। आइए यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले, हाँ यहाँ पे देखा जाए तो राजनीतिक विकास के अंतर्गत अगर देखा जाए जो पुनर्जागरण हुआ था उसने राष्ट्रवादी चेतना एवं जन सामान्य में जो आत्मविश्वास है उसको उत्पन्न किया। इसमें भारतीय एवं उपनिवेशी हितों में जो विरोधाभास था उसको स्पष्ट किया गया। इसके साथ ही भारत में राजनीतिक संगठनों का निर्माण शुरू हो गया। आपको पता होगा कि 1885 में जो कांग्रेस है उसका जन्म इसकी एक महान उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। जनता में आंदोलन करने की संगठनात्मक जो क्षमता थी उसका विस्तार हुआ। ये अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट थे, या मतलब अपनी मांगों के लिए स्पष्ट हो गए। विभिन्न कृषक एवं जनजातीय आंदोलन इसके प्रभाव है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव आम जनता में राष्ट्रीयता के बोध एवं एकीकरण के प्रति सहमति। विभिन्न वर्गों ने अपने वर्गीय अधिकारों की मांग शुरू की, जैसे नारीवाद, दलित चिंतक, ठीक है, श्रमवाद इत्यादि उसके उदाहरण हैं। साथ ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने समाज की जो कुरीतियां थी उनको खत्म करने का प्रयास किया। आंदोलनकारियों ने व्यक्ति स्वतंत्रता, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया और इनके लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता कायम करने का कार्य भी किया। जैसे समाज सुधारकों के प्रस्ताव को सरकारी अनुमति में विलय ने समाज सुधारकों को सोचने पर विवश कर दिया कि जब तक सुशासन नहीं होगा सुधार संभव नहीं होगा। स्वतंत्रता उत्तर भारत में नव जागरण काल के मूल्यों को जमीन पर उतारने का प्रयास शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। वस्तुतः समावेशी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय प्रयास पुनर्जागरण कालीन मूल्यों को या मूल्यों का दृढ़ रूप प्राप्त करने का ही एक प्रयास है। अब यहाँ पे बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सबसे पहला ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पे कि बाल्कन संकट था उससे आप क्या समझते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी? या फिर प्रश्न है कि बाल्कन संकट से आशय बाल्कन क्षेत्रों में 1912 से 1913 ईस्वी में बाल्कन प्रायद्वीप में लड़े गए संघर्षों की श्रृंखला से बताइए। बाल्कन संकट अगर आप पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो आपका बाल्कन संकट है, तो बाल्कन संकट तुर्की साम्राज्य, यूरोपीय शक्ति जैसे यूनान, बुल्गारिया, आपका सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो के मध्य संघर्ष से शुरू हुआ। इसमें तुर्की और इन देशों के मध्य दो युद्ध हुए, अंततः तुर्की की हार हुई। वस्तुतः इनके मध्य संघर्ष का मूल कारण बाल्कन एक प्रायद्वीप है ना, आपको पता होगा, ठीक है, कि भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र अपने को श्रेष्ठ समझने लगा और अन्य को निम्न समझने लगा। वस्तुतः ये जो भिन्नताएं थी ऑटोमन साम्राज्य में उतनी प्रभावी नहीं थी, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद इन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद होता है ना, उसका उदय हुआ, जिसमें क्षेत्रीय श्रेष्ठता एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुख्य भावना बनी। तो इस तरीके से स्लववाद का उभार हुआ। गैर तुर्कों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ। तुर्कों की दमनकारी नीति का विरोध यहाँ पे, क्योंकि तुर्क आपको पता है जब वहाँ पे एक तरह से शासन कर लेते हैं उस दुनिया पे, तो अब वो क्या करने लगते हैं, एक तरह से दमन करने लगते हैं। ठीक है, वस्तुतः बाल्कन संकट एक प्रमुख प्रवृत्ति यह रही है कि इसमें यूरोपीय राज्य के परस्पर विरोधी हित आपस में टकरा रहे थे। इसमें रूस सर्बिया सधर्म तथा सजाति के आधार पर
मित्र थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की समस्याओं में एक दूसरे के सहयोगी थे। इंग्लैंड तुर्की की समस्याओं को रूसी प्रभाव से मुक्त रखना चाहता था। इस विषय पर डॉक्टर MC शर्मा का कहना है कि इस प्रकार तुर्की साम्राज्य विभिन्न राष्ट्रों की राजनीति और आपका जो सैनिक पतरेबाजी है उसका दंगल बना हुआ था, और छोटी सी छोटी घटना भी विदेशी हितों के परस्पर टकराने से विस्फोट बन जाती थी। अब प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कैसे होता है ये आइए देख लेते हैं। तो बाल्कन युद्धों के बाद यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, रोमानिया आदि राज्य जो थे वो असंतुष्ट थे। ठीक है, किसके? तो बाल्कन युद्ध के बाद सभी राष्ट्र भावी युद्ध की संभावनाओं से सैन्यकरण एवं विनाशकारी हथियारों की प्रतिस्पर्धा में कूद पड़े। इस युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया की सुरक्षा चरम सीमा पर जा पहुंची। दोनों के तनाव के मद्देनजर ऑस्ट्रिया के राजकुमार एवं उनकी पत्नी की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, और 28 जुलाई 1914 को ये युद्ध हुआ, और यहाँ रूस ने सर्बिया तथा जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध का जो सूत्रपात है यहीं से हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए अब यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा। प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखी। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता बेसिकली पहली नगरीय सभ्यता मिलती है। तो जो ये शहरी नियोजन, यहाँ पे शहरी सभ्यता तो अभी शहरी नियोजन भी हुआ होगा, तो उसी पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है। चलिए सबसे पहले अगर बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय योजना है, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है जालनुमा सड़कें व गलियां, सुनियोजित जल निकास प्रणाली एवं पक्की ईंटों का प्रयोग आदि कई विशेषताएं सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन का वर्णन निम्न तरीके से कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी की जो ईंटें हैं एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांशतः ईंटें आयताकार होती थी। ठीक है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई का, मोटाई का जो एक तरह से रेशियो था 4:2:1 का रेशियो था। ठीक है, नगर को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग आपका छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, तो दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया गया था। ऊंचे भाग को दुर्ग और निचले भाग को निचला शहर के एक तरह से जो ऊंचा भाग था उसको दुर्ग और निचले भाग को निचला शहर का नाम दिया जाता था। दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था, इसलिए यह ऊंचे होते थे। दुर्ग में खाद्य भंडार गृह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, धार्मिक इमारतें तथा जन इमारतें भी थी। निचले भाग में लोग रहते थे। ठीक है ना? हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति जाली नुमा में बनाया गया था। सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है ना? जैसे हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो ये इसकी विशेषता में जाली नुमा सड़कें, गलियां, स्वच्छता प्रबंधन था, पक्की ईंटें के घर थे, सुनियोजित जल निकास था। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखा जाए तो ऐसा जान पड़ता है कि पहले नलियों के साथ यहाँ पे गलियां बनाई गई और फिर उनके अलग बगल मकानों का निर्माण किया गया। नालियों ईंट तथा पत्थर से ढकी होती थी, जिनके निर्माण में प्रमुखतः ईंटों और जो आपका एक तरह से गारा होता है ना, गारा का प्रयोग किया जाता था, किंतु कुछ जगह चूने और जिप्सम का प्रयोग भी मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलती थी, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, मकान में स्नानागार प्रमुखतः गली अथवा सड़क के नजदीक बनाए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए देखिए, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो श्रृंखला मैंने स्टार्ट की है इससे आप लोग को जरूर फायदा होगा। और मैं आप लोगों से एक और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको शेयर भी करेंगे, क्योंकि देखिए लगभग पढ़ाने और साथ साथ में बहुत एक एक प्रश्न को एक जगह इकट्ठा करना एक बड़ा टास्क हो जाता है, लेकिन मैं वही चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ कि जो कम समय में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे भाव को समझेंगे और चीज़ों को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें
मुझे लगती हैं कि ये नहीं, ये अति महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, उसको ज़रूर पूरा करता हूँ। तो इसमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, लगभग आपको देखा जाए तो मेरा एक पुराना चैनल था, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो मेरी एक जो चीज़ मैं सोचता हूँ, कहने का मतलब कि एक मेरा जो यूट्यूब है थोड़ा ग्रोथ करे, वो आप देख के बता सकते हैं कि अभी उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इस पे आप लोग का एक बहुत बड़ा साथ चाहिए मुझे, या बहुत बड़ा सहयोग चाहिए आप लोगों का। तो आई होप कि आप लोग बातों को मेरे समझेंगे। ठीक है, चलिए। अब अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचार का मूल्यांकन कीजिए। वर्ण व्यवस्था पे गांधी जी ने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें और काफ़ी तर्क बात की है। आइए थोड़ा समझते हैं। लेकिन इसका विरोध भी हुआ है। कैसे? आइए समझते हैं, देखिए। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की एक विशिष्ट व्यवस्था है। ये प्राचीन काल से चली आ रही है। वैदिक काल में ये कर्म पर आधारित थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में ये जन पर आधारित हो गई। अच्छा इंट्रो है ना? ठीक। गांधी जी ने इस सामाजिक व्यवस्था को कर्म आधारित माना तथा वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। गांधी जी के इस विचार मतलब गांधी के इस विचार के पक्ष में तर्क क्या है? गांधी जी क्यों वर्ण व्यवस्था को एक तरीके से देखा जाए तो सपोर्ट करते हैं, क्या तर्क देते हैं पक्ष में? आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो तत्कालीन भारत में जाति व्यवस्था एक सामाजिक तथ्य है, मतलब तथ्य था उस समय के समाज में। ठीक है, मतलब आज भी है, ऐसा नहीं है। अतः इसके दुष्प्रभाव की समाप्ति का तरीका इसके वास्तविक नियतार्थ को स्पष्ट करके भी किया जा सकता है, जो कि सामाजिक यथार्थ के अनुकूल एक रणनीति थी। सभ्यता का आदर्श मतलब सभ्यता का आदर्श तत्कालीन भारतीय समाज में आपका यूटोपिया हो जाता है। अतः गांधी जी ने अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु जाति व्यवस्था के मूल्यांकन वर्ण व्यवस्था की परिस्थिति को स्पष्ट किया। इसी आधार पर सभी कर्मों को यथोचित सम्मान और आदर दिया। ठीक है, उनकी निगाह में एक नाई और एक वैज्ञानिक दोनों समान रूप से मतलब यहाँ पर देखा, समान रूप से सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि दोनों ही अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। अब विपक्ष में भी तर्क मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, विपक्ष में तर्क अंबेडकर आदि दलित चिंतकों ने गांधी के द्वारा वर्ण व्यवस्था के समर्थन की आलोचना की। यहाँ पे साम्यवादियों द्वारा भी गांधी के द्वारा वर्ण व्यवस्था के समर्थन की आलोचना की गई थी। वस्तुतः गांधी का वर्ण व्यवस्था का विचार तत्कालीन भारत की आवश्यकताओं से संबंधित था। गांधी जी ने साम्यता प्राप्ति हेतु एक अपना भारतीय तरीका अपनाया तथा कर्मों को प्रधान माना। साथ ही कर्मों में समता से संबंधित किसी भी पदोसपान का विरोध किया। अर्थात उनके अनुसार कोई भी कर्म उच्च निम्न नहीं होता। सामाजिक व्यवस्था में सभी कर्म समान हैं। वर्ण विभाजन में कर्मों के स्वरूप की विभिन्नताएं को स्पष्ट किया गया। अर्थात कुछ कर्म बुद्धिजीव जो प्रकृति के, कुछ साहसिक तथा कुछ सेवा प्रकृति से संबंधित है। सभी कर्म सामाजिक दृष्टिकोण से समान है। अतः मतलब अंतर केवल कर्मों के प्रकार का है। अतः गांधी जी के वर्ण व्यवस्था के विचार वर्तमान समय में अप्रासंगिक है। ऑब्वियस बात है, अप्रासंगिक है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, इटली में फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। इटली के फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। चलिए देखते हैं। राज्य की सर्वोच्च और राष्ट्रवाद मतलब राज्य की सर्वोच्चता और राष्ट्रवाद, फासीवाद के दो क्या है तो प्रमुख एक सकते हैं वैचारिक तत्व। बेसिकली जो मुसोलिनी था फासीवाद विचारधारा संबंधित था, और फासीवाद विचारधारा बेसिकली क्या होता है, राज्य की सर्वोच्चता और राष्ट्रवाद की बात करता है। ठीक है, तो अतः मुसोलिनी ने अपनी विदेश नीति में इसको प्रमुखता दी थी। अब यहाँ पे देखा जाए, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति हेतु मुसोलिनी ने साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी जैसी उग्र नीतियों का समर्थन किया। मुसोलिनी का मानना था कि साम्राज्य विस्तार शक्ति का प्रदर्शन है और इसके विपरीत साम्राज्य का चार दीवारी में सीमित रहना पतन है। अतः उसने शक्ति साम्राज्य विस्तार और लौ नीति को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। मुसोलिनी की विदेश नीति ने इटली को एक राष्ट्र के रूप में सशक्त किया, उसके गौरव को बढ़ाया, आर्थिक हितों की पूर्ति की। लेकिन साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियों का अंतिम परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया, जहां आर्थिक महाशक्तियों जो थी आपस में टकराई। अतः मुसोलिनी की जो विदेश नीति थी अंततः इटली की हार का कारण भी बनी।
उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि मुसोलिनी की आक्रामक विदेश नीति इटली के भविष्य के लिए लाभकारी न हो सके। ठीक, चलिए ये भी आपका सोसाइटी का प्रश्न है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या भारतीय शिक्षा में जो पाश्चात्य प्रभाव है उनका आलोचनात्मक परीक्षण करना। आलोचनात्मक मतलब एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आइए थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय शिक्षा का पाश्चात्यकरण किया गया, मतलब वेस्टर्नाइजेशन जो होता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को मुख्य मानकर अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी साहित्य, मानविक विज्ञान जो मानविकी विज्ञान है इत्यादि की शिक्षा दी गई। उस दौरान शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। शिक्षा के पाश्चात्यकरण के निम्नलिखित उद्देश्य थे, जैसे ईसाई मत का विस्तार, प्रशासनिक कार्यों में सरलता हेतु ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता जो स्थानीय एवं अंग्रेजी दोनों भाषा जानता हो। अब भारतीय शिक्षा में पाश्चात्यकरण ने भारतीय शिक्षा पद्धति को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया। अंग्रेजी भाषा को महत्व प्राप्त हुआ, पाश्चात्य मूल्यों का प्रभाव बढ़ा, शिक्षा पद्धति में यथार्थवाद व भौतिकवाद बढ़ा, व्यवसायिक अर्थात आपका शिक्षा का महत्व बढ़ा, भारतीय संस्कृति के विपुल साहित्य का क्षरण हुआ और ये आम लोगों की पहुंच से बाहर हुए। प्राचीन भारतीय संस्कृति, मूल्यों, विचारधारा और जो संस्थाएं थी उनके प्रति अज्ञानता बढ़ी। भारतीय भाषाओं के प्रति आपका हीनता की भावना यहाँ पे बढ़ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से भारतीय शिक्षा के पाश्चात्यकरण ने भारतीय शिक्षा पद्धति को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आधुनिक विचारों का प्रयोग हुआ। इस तरीके से यहाँ पे शिक्षा के पाश्चात्यकरण के प्राथमिक चरण अगर देखा 1758 से 1812 तक मिलते हैं। भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद कर उसे समझाने का प्रयत्न किया गया। दूसरा चरण 1813 से 53 के मध्य आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। साथ ही अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा यहाँ पे बनाया गया। मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेजों की स्थापना की गई। व्यावसायिक जो शिक्षा थी और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत हुई। तीसरा जो चरण होता है, एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राथमिक से उच्च शिक्षा के साथ साथ सामान्य और सार्वजनिक जीवन में इस शिक्षा की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको संबंध किया गया। उपरोक्त विवरणों से ये स्पष्ट है कि शिक्षा के पाश्चात्यकरण ने भारतीय शिक्षा पद्धति को गहनता से प्रभावित किया। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। देखिए, बात करें वेलेस्ली 1798 से 1805 तक रहता है। केवल युद्ध नीति में विश्वास करता था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी को सबसे बड़ी शक्ति बनाना और सभी भारतीय राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना। इसके लिए उसने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाकर जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हो सके ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का निर्णय किया। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत उसने 3 उपाय का सहारा लिया। सहायक संधि जो प्रथा थी, खुला युद्ध, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के क्षेत्र को हड़पना। वस्तुतः वेलेस्ली की नीतियों के प्रभाव के कारण 1798 से 1805 के मध्य ब्रिटिश शासनकाल का दूसरा सबसे बड़ा प्रसार हुआ। तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें वेलेस्ली के लिए अनुकूल थी। उस समय प्रमुख शक्तियों में निम्नलिखित क्षेत्रीय शक्तियां शामिल थी, जैसे मुगल शक्ति, मराठा शक्ति, हैदराबाद के निजाम, मैसूर अर्थात हैदर अली व टीपू। इन शक्तियों को नियंत्रण में लाने के लिए वेलेस्ली ने अपनी नीतियों का प्रयोग किया। इसमें सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारतीय राजाओं की सैन्य आवश्यकताओं को अंग्रेजों के अधीन कर उन्हें एक प्रकार से दास बना लिया गया। इससे भारत में बफर जोन विकसित हुआ, नेपोलियन के भय से मुक्ति मिली। अवध, हैदराबाद, सतारा इत्यादि इस संधि के अंतर्गत आए। साथ ही मैसूर की संधि के खुले उल्लंघन के आरोप में युद्ध नीति द्वारा विलय किया गया। वस्तुतः संधि ने भारत में अंग्रेजी राज्य को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित किया। और यहाँ पे देखा जाए तो द्वैत शासन व्यवस्था जिसमें बिना उत्तरदायित्व के लाभ की प्राप्ति अंग्रेजों को हुई। साथ ही भारतीय राजा अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर हो गए। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ गई। अतः वेलेस्ली जब भारत से वापस गया उस समय अंग्रेजी राज्य का क्षेत्र लगभग 3 गुना हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है कि जैकोबिन्स कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी। देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रभावशाली राजनीतिक क्लब को जैकोबिन्स कहा जाता था
और ये उग्र वामपंथी विचारधारा से जुड़ा समूह था और इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे, जैसे कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पूर्व राजतंत्र का उन्मूलन, सामंतवाद का उन्मूलन, सामंतीवाद समाज की स्थापना, सॉरी समतावाद, माफ करें, सामंत को भी खत्म करना चाहते थे ना, समतावादी समाज की स्थापना। वस्तुतः ये क्रांतिकारी मतलब ये क्रांति के समर्थक थे। इन्होंने हिंसात्मक क्रांति को महत्वपूर्ण माना। फ्रांस की क्रांति में इनकी भूमिका निम्न बिंदुओं के जरिए हम समझ सकते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत में इनकी भूमिका प्रमुख थी। इन्होंने खाद्यान्नों की कमी व महंगाई का मुद्दा बनाकर जगह जगह विद्रोह करवाए। आर्थिक हस्तक्षेप मतलब एक तरह से हस्तक्षेप मतलब आर्थिक हस्तक्षेप के माध्यम से सामंतवाद के उन्मूलन में योगदान दिया। मानवाधिकार के मुद्दों को उठाया। रूसो की जो सामान्य इच्छा को महत्व दिया, इसमें राष्ट्रवाद नागरिक कर्तव्य को प्रधानता दी गई। जैकोबिन सरकार ने फ्रांस में कठोर दंड की नीति को अपनाया। गिलेटिन इसका उदाहरण है। इसके साथ ही जैकोबिन्स ने नए धर्म को लागू करने का प्रयास किया। इसके लिए सरकार के शत्रुओं को गिलेटिन में चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसलिए 1793-94 को आतंक का युग कहा जाता है। तथा ये कठोर नीति ही इनकी पतन के कारण बनी। वस्तुतः फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन्स ने क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। लोगों को स्वतंत्रता, समता, समानता, न्याय के प्रति जागरूक किया। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन से सत्ता परिवर्तन तथा सामाजिक संरचना में के परिवर्तन को व्यवहारिक स्तर पर करके दिखाया। अतः वामपंथी क्रूरता के कारण इस क्लब का भी पतन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपका यहाँ पे ये प्रश्न देख लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, मतलब पेपर 5 का ही होगा। हाँ ठीक है, इसको यहाँ पे इतिहास का ना ये बना देते हैं। हाँ, ये रहा प्रश्न। कह रहा 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लौह खनिज की खोज एवं प्रयोग का मानव सभ्यता पर जो प्रभाव पड़ा, इसको निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। जैसे कि लौह खनिज का प्रभाव, जंगलों की कटाई से कृषि भूमि का विस्तार हुआ। ठीक है, कृषि में अधिशेष की प्राप्ति मिली। अस्थायी जीवन की शुरुआत, ग्राम्य जीवन और शहरों का विस्तार हुआ। राज्य रूपी संस्था का उदय, इसके साथ ही साथ अस्त्र शस्त्रों की मारक जो क्षमता है उसका विस्तार हुआ। ये लौह खनिज का प्रभाव था। समझ रहे हैं ना आप लोग? जब लोहे की खोज हो जाती है तो इस तरीके की चीजें बनने लगती हैं और इस तरीके का विकास फिर होने लगता है। ठीक, समझिएगा आप लोग। इसके बाद देखा जाए मानव सभ्यता में संगठित एवं अस्थायी जीवन की शुरुआत लौह युग से ही शुरू हुई। यहाँ परिवार, समुदाय, राज्य रूपी सामाजिक जो संस्थाएं थे उनका विकास हुआ। कृषि में अधिशेष से विनिमय प्रणाली आधारित बाजार व्यवस्था एवं बाजार केंद्र के रूप में शहरों का विकास शुरू हो गया। जहाँ पर कृषि अधिशेष के साथ दस्तकारी इत्यादि से जुड़े दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों का क्रय विक्रय शुरू हुआ। इसके साथ ही परिवहन, सुरक्षा, कानून एवं न्याय व्यवस्था का भी विकास हुआ। इसके अतिरिक्त वस्तुतः लौह खनिज की खोज ने नगरीय क्रांति की आधारशिला रखी। साथ ही राज्य निर्माण एवं राज्य विस्तार की जो प्रवृत्ति है वो वृद्धि हुई। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इस सब टाइप के प्रश्न को जरूर नोट किया जाता है। ठीक, तो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। जैसे कि सकारात्मक प्रभाव की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि बैंकिंग व मुद्रा जो प्रणाली उसका विकास हुआ, शहरीकरण को बढ़ावा मिला, उत्पादन में असाधारण वृद्धि से सस्ती कीमत पर भारतीयों को वस्तुएं सुलभ होना स्टार्ट हो गई। परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ, शिक्षा औपचारीकरण हुआ, धार्मिक कुरीतियों पर प्रभावीकरण जैसे सती प्रथा इत्यादि। अब इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो औपनिवेशिक भारत का आर्थिक शोषण, जिसमें कच्चे मालों की प्राप्ति बिना प्रतिफल की ब्रिटेन को होती थी। भारतीय बाजारों पर ब्रिटिश वस्तुओं का आधिपत्य। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां औपनिवेशिक स्वरूप की थी, जिसमें भारतीय हितों मतलब आर्थिक हितों की अनदेखी हुई।
भारतीय कुटीर उद्योग, दस्तकारी, बुनकर उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव जिससे इनका औद्योगिकरण हुआ। भारतीय शहरों का पतन व गांव की ओर पलायन जिससे ग्राम में आर्थिक जीवन पर दबाव पड़ा। व्यापारिक फसलों की कृषि तथा खाद्यान्न आधारित कृषि की अनदेखी ने कई अकालों को उत्पन्न किया। अधिशेष की प्राप्ति न होने से कृषि निवेश में कमी, परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हुई। गरीबों के दुष्चक्र में फंसे आम भारतीय नागरिकों का जीवन अंततः धन निष्कर्षण की नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाया। उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्रांति ने भारत के आर्थिक जीवन को अत्यधिक रूप से प्रभावित किया। ठीक, चलिए इसके बाद एक आठों प्रश्न और होंगे, उसको भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हिस्ट्री के प्रश्न, हाँ ये रहा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा भी कीजिए। जो वैदिक शिक्षा है ना, ठीक, देखिए वैदिक शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जीवन जीने की कला पर विशेष बल दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में निम्नलिखित बातें शामिल है, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो छात्र के चरित्र का विकास करना, अनुशासन, ठीक है, बाह्य एवं आंतरिक पर जोर देना, आंतरिक क्षमताओं का विकास, वैदिक साहित्य के आध्यात्मिक रहस्यों की सांस्कृतिक निधि का अगली पीढ़ी में हस्तांतरण। तो ये शिक्षा के उद्देश्य क्या थे वैदिक शिक्षा के, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद देखा जाए, यह शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, जहाँ छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर पर ही शिक्षा प्राप्त करता था। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। अब विशेषताओं की बात करें तो जैसे कि शिक्षा प्रणाली यहाँ पे व्यावसायिक नहीं थी, शिक्षा देना कर्तव्य माना जाता था, शिक्षा उच्च मूल्यों से प्रेरित थी, शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान जैसे राज्य नीति, युद्ध, कूटनीति आदि पर भी बल दिया जाता था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ छात्र जो थे वो भिक्षावृत्ति के माध्यम से अपना गुरु का पोषण करते थे। इससे इनके चरित्र में धैर्य एवं जो करुणा जैसे तत्वों का विकास होता था। वैदिक काल 12 से 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य काल माना जाता था। वैसे अध्ययन हेतु उम्र की कोई आपकी निश्चित सीमा तय नहीं थी, लेकिन अधिकतम 48 वर्ष तक अध्ययन किया जा सकता था। पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक, व्याकरण, ज्योतिष, गणित, तर्क दर्शन आदि आते थे। अब यहाँ पे देखा जाए, गुरु शिष्य का संबंध कर्तव्य पर आधारित था। वर्तमान में इस शिक्षा पद्धति की सार्थकता को निम्नलिखित बिंदु के जरिए समझा जा सकता है, जैसे शिक्षा को कर्तव्य मानकर सामाजिक सेवा करने में, संस्कारों की जो अहमियत है, मूल्यों के निर्माण में, गुरु शिष्य संबंधों के जो कर्तव्य है में कर्तव्यों के ज्ञान हेतु, व्यक्तित्व निर्माण में आंतरिक तत्वों की महत्ता को स्पष्ट करने हेतु। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान का परीक्षण करना। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई। हालांकि आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कैसे, जैसे व्यापक भागीदारी की दृष्टि से, अंतःप्रेरणा के स्तर पर, तत्कालीन परिस्थितियों के माध्यम से। जैसे वस्तुतः भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति का तीसरा सबसे बड़ा प्रयास था। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं जनता की व्यापक भागीदारी थी। युवा वर्ग के साथ साथ समाज के अन्य वर्ग, विचारधाराओं से संबंधित लोगों ने भी इसमें एक दूसरे से भागीदारी की। इसके साथ साथ यह भारतीय समाज में पहला ऐसा आंदोलन बना जो स्वतः प्रेरित, मतलब स्वयं से प्रेरित था। ठीक है, अर्थात इसमें नेतृत्व विहीन की स्थिति होने के बावजूद भी जनता संगठित होकर आंदोलन कर रही थी, और यह एक प्रकार का परिपक्व था या थी जो 1919 के असहयोग आंदोलन से शुरू होकर अब प्राप्त हुई थी। इसमें जनता की सक्रियता ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता जागरूक है और वह संगठित प्रयास से स्वयं आंदोलन करने में सक्षम है। दूसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियों में इस आंदोलन में कई जगहों पर स्थानीय सरकारों का भी उदय हुआ। यह पहला ऐसा आंदोलन था जो लगभग 1 वर्ष तक अंतःप्रेरणा बल पर चलता रहा। नौसैनिक विद्रोह, समानांतर सरकारें, बिना किसी नेतृत्वकर्ता के आंदोलन को संगठित रूप से करना इत्यादि ने स्पष्ट कर दिया कि अब अंग्रेज देश को परतंत्र नहीं रख सकते। आजाद हिंद सैनिकों तथा नौसेना विद्रोह के प्रति जनता का समर्थन अंग्रेजों के लिए पर्याप्त संकेत था।
साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति भी कमजोर हो गई। वस्तुतः जनता द्वारा स्वतः प्रेरित यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी संघर्ष गाथा सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके बाद सत्ता हस्तांतरण अनिवार्य प्रतीत होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को आजादी। ठीक है, चलिए अगला है आपका दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करना आपको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दूसरा विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्य का पतन हो गया तथा रूस एवं अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों का उदय हुआ। आपको पता है कि जो दूसरा विश्व होता है, विश्व युद्ध होता है 1939 से 45 तक, इसमें जो ब्रिटेन है एक तरीके से बहुत पावरफुल था, वो अब धीरे धीरे समाप्त होता है। अब दो नई शक्ति का उदय होता है, एक आपका रूस और एक अमेरिका। ठीक है, तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं का निराकरण करने हेतु विषय वस्तु पर निम्नलिखित प्रयास किए गए। जैसे कि अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए अलग अलग चीजें बनाई गई, जैसे निःशस्त्रीकरण का प्रयास किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और आपका सजा पर कन्वेंशन भी हुआ। ठीक है, इसके साथ ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विचारधारा का विरोध किया गया। एशिया अफ्रीका में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। नई विश्व आर्थिक जो व्यवस्था है उसका उदय हुआ, जिसमें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन महत्वपूर्ण था, जहां इंटरनेशनल बैंक ऑफ आपका रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD की स्थापना की गई, जो युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं विकास से संबंधित है। वर्तमान में यही संस्था विश्व के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही विश्व में लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। इस हेतु 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दी गई। इसके साथ ही निम्नलिखित अन्य प्रयास भी किए गए। ठीक है, जैसे कि अल्पसंख्यकों को अधिकार, मानवाधिकार, शरणार्थी अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना, विवादों के निपटान के लिए। यद्यपि ये सकारात्मक प्रयास गुटबंदी, शीत युद्ध इत्यादि के संदर्भ में बहुत ही अधिक फलीभूत नहीं हुए। इनसे बचने हेतु विकासशील देशों ने गुटनिरपेक्ष संगठन की जो गुटनिरपेक्ष आपका एक तरह से संगठन है उसको विकसित किया। वस्तुतः विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की नीतियों के साथ उपनिवेशवाद की चरम परिणति के परिणाम 2 विश्व युद्ध हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन नीतियों की समाप्ति और 9 स्वतंत्र राष्ट्र के संप्रभु अधिकारों ने विश्व शांति बहाली को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही विकास, प्रशासन, समावेशी विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की वृद्धि, इस तरीके से स्वतंत्रता, समानता, न्याय के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बढ़ावा दिया गया और इसने भी विश्व युद्ध को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब विश्व शांति को बनाए रखने, विश्व नहीं, विश्व शांति बनाए रखने में। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपका आखिरी पेपर यही है, 18 तक है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए दोबारा आ गया प्रश्न, इसमें हम लोग क्या ज़्यादा समझेंगे, वही समझेंगे ना। ठीक है, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा रियासती भाग के मंत्री थे। उन्होंने कैरेट तथा स्टिक, ठीक है, की नीति अपनाकर लगभग 565 या 562 आप लिखा था रियासतों का भारत में विलय कराया। स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत 3 प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र थे, जैसे इस तरीके से ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, देशी राज्य क्षेत्र या रियासतें, फ्रांस और पुर्तगाल औपनिवेशिक क्षेत्र, इस तरीके से। ठीक है, तो आज़ादी प्राप्ति के बाद वास्तव में देशी रियासतों का भारत में विलीनीकरण एक प्रमुख जटिल मुद्दा था। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्रता प्रस्ताव में ये प्रावधान था कि देशी जो देश हैं वो रियासतों, रजवाड़े भारत या पाकिस्तान के किसी में विलय कर सकते हैं। यदि चाहे तो दोनों से अलग अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। इन प्रावधानों के कारण भारत का राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रमुख समस्या थी, जिसका समाधान वल्लभ भाई पटेल जी ने एक तरीके से देखा यहाँ पे और अपने सचिव VP मेनन के साथ मिलकर किया। पटेल ने इस एकीकरण के लिए लोभ, पृथ्वीपर्श और भय की नीति अपनाई। ठीक है, उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो तवानकोर 1947 में विलय तत्कालिक राज्य में समाजवादी प्रवृत्ति को बढ़ते जोर के कारण भय से, ठीक है, सर CP अय्यर को करना पड़ा। जोधपुर आपका एक तरह से विभिन्न लाभों की प्राप्ति का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रकार जहां जैसा संभव हुआ वैसा प्रयास पटेल जी ने किया और इस तरीके देखा। जूनागढ़ 1948 में, हैदराबाद 1948 में, और अब जो कि ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद, वो ऊपर मैंने पूछा तो चलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कश्मीर 1947 में विलय में
सैन्य एवं पुलिस कार्रवाई की मदद ली गई। ठीक है, वस्तुतः इतनी विकट स्वार्थी परिस्थितियों ने राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे ज्वलंत मुद्दे के समाधान में उनकी सशक्त भूमिका रही। इस परिप्रेक्ष्य में उनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है, किंतु जहां बिस्मार्क ने ऐसा ही कार्य 1860 में जर्मनी के एकीकरण में लौ एवं रक्त की नीति अपनाकर किया, वहीं पटेल जी ने बिना रक्तपात किए शांति से कैरेट तथा स्टिक नीति को अपनाकर किया। इसलिए पटेल इस कार्य में बिस्मार्क से आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन आपको करना है कि जो विश्व शांति की स्थापना में उसमें बौद्ध साहित्य की क्या भूमिका है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए मानवतावादी मूल्य एवं भ्रातृत्व भावना के विकास के साथ साथ ध्यान धारणा विधि है, मतलब ध्यान धारणा विधि द्वारा चरित्र निर्माण के माध्यम से शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व की भावना से सामाजिक जीवन पद्धति के निर्माण में बौद्ध साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका अगर देखा जाए यहाँ पे तो अहिंसा के माध्यम से एक तरीके से ध्यान, योग, करुणा और प्रेम के साथ समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अहिंसा की नीति कैसे देखिए तो यह सह-अस्तित्व जीवन पद्धति का मूलाधार है जो समाजवादी जीवन पद्धति के करीब भी है। अतः लोकतांत्रिक भावना के विस्तार में अहिंसा मूल तत्व है। प्रेम भातृत्व की भावना, तो इससे लोगों में आस्था एवं समन्वय की प्राप्ति होती है। करुणा की भावना में ये भावना कल्याण को जन्म देती है। ठीक है, ध्यान योग के साथ अनुशासित जीवन ये व्यक्ति को संयमी बनाती है, मतलब संयमी बनाती है। ये सभी तत्व बौद्ध साहित्य में विस्तार से पाए जाते हैं। इसकी झलक हमें संयुक्त राष्ट्र के कल्याणकारी कार्य, लोकतांत्रिक भावना, निःशस्त्रीकरण, विश्व शांति हेतु संलग्न विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों इत्यादि के मूल में मिलती है। ऐसे ही मूल्यों का तंत्र बौद्ध साहित्य की भूमिका को वर्तमान में महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है ना, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के माध्यम क्या कह रहा है, एक सेकंड, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में या राजनीति के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तर्कपूर्ण व्याख्या के लिए अच्छा, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तर्कपूर्ण व्याख्या करना है इसको। तो राजनीतिक नेतृत्व किसी भी समाज को दिशा दिखाता है। महात्मा गांधी जी का मध्यम मार्गी दृष्टिकोण अतिवादियों तथा पुरातनवादियों के मध्य का मार्ग है। तत्कालीन भारत में पुरातन तथा अतिवादी विचारों को, मतलब जो विचार उनका बोलबाला था, उस समय भारत धर्म, संप्रदाय, जाति, ऊंच नीच तथा छुआछूत जैसी समस्याओं से ग्रसित था। औपनिवेशिक शासन में इस विभाजन की खाई को फूट डालो और राज करो नीति से, मतलब जो फूट डालो राज करो की नीति थी ना, बढ़ा रही थी। इसके लिए उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन उद्धार आदि जो विचार है उनका विकास किया। उनका मानना था कि भारत को इन विचारों के द्वारा ही सृजित किया जा सकता है। गांधी जी ने इसके लिए मध्यम मार्ग का चुनाव किया। तर्क अब देखा जाए, जैसे पूंजीवादी पूंजी को व्यक्ति के अधिकार से जोड़ते हैं, वहीं वामपंथी पूंजी को सामाजिक संपत्ति मानते हैं। गांधी जी ने पूंजी को ट्रस्टी सिद्धांत से जोड़ा, जो व्यक्ति से जुड़े होते हैं, मतलब जुड़े होते हुए भी हृदय परिवर्तन द्वारा उस पूंजी को समाज से जोड़ता है। गांधी जी सत्याग्रह पर बल देते हैं। उनका मानना था कि सत्याग्रह के माध्यम से प्राप्त स्वतंत्रता भारतीयों को जोड़ने का सबसे बड़ा अधिकार होगा। सत्याग्रह के लिए ही उन्होंने अहिंसा धर्म का पालन करने पर जोर दिया था। अहिंसा और सत्याग्रह तथा सूर्योदय लोकतांत्रिक राजनीति के मूलभूत गुण है। गांधी जी इन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गुण भी भारतीय राजनीति में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व देते हैं या करते हैं। इन्हीं विचारों पर चलकर गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय राजनीति में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोग समझिएगा। एक प्रश्न है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रश्न है कि 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया।
व्याख्या की। मेरुदंड मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, ठीक है, बैकबोन। देखिए समझा जाए तो औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने औपनिवेशिक नीतियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसका ऐतिहासिक दुष्प्रभाव समकालीन भारत से लेकर आज तक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के दो मेरुदंड थे, मतलब दो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। एक कुटीर उद्योग जो शहरी अर्थव्यवस्था के आधार थे, कृषि जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार था, ठीक है। इन दोनों पर औपनिवेशिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ा। ये नीतियां थी जैसे कि औपनिवेशिक नीतियां का जो दुष्प्रभाव पड़ा, इन दोनों एक तरीके से जो आयाम थे, जैसे कच्चे माल की यहाँ से प्राप्ति जिसका प्रतिफल ना के बराबर यहाँ के लोगों को दिया गया, कृषि का वाणिज्यीकरण, राजस्व नीति, अपने उद्योग से बने कपड़े एवं अन्य वस्तुओं से भारतीय बाजार को पाट देना, बाजार में जो या बाजार के जो मुख्य खरीदार उच्च वर्ग जैसे राजा, जमींदार इत्यादि द्वारा उस अंग्रेजी सामानों को खरीद से ये जो भारतीय सामान थे उनकी बिक्री कम हो गई। तो ये औपनिवेशिक नीतियों का दुष्प्रभाव है। इन सभी नीतियों के प्रभाव को दादा भाई नौरोजी जी ने धन निकासी सिद्धांत दिया। इसमें संसाधनों का निर्यात तथा मतलब इसमें संसाधनों क्या होता था, इसमें संसाधनों का निर्यात था लेकिन प्रतिफल न के बराबर था, ठीक है। इन सब के परिणाम स्वरूप कृषि पर जोर पड़ा क्योंकि शहरी मजदूर एवं कारीगर भी गांव की ओर पलायन किए। भारत में गरीबी बढ़ी, अशिक्षा, अकाल, भूखमरी, स्वास्थ्य समस्या बढ़ी इत्यादि का व्यापक प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा। इससे उनकी उत्पादकता प्रभावित हुई। वस्तुतः रोजगार, आय की संभावनाओं की समाप्ति, गरीबी इत्यादि प्रतिकूल प्रभाव ने स्वदेशी अर्थव्यवस्था को एकदम तोड़ दिया। साथ ही अगर देखा जाए यहाँ पे देखा जाए तो जो एक तरह से प्रभाव हुए, ठीक है, इस तरीके से जमींदारी प्रभाव, जमींदारी व्यवस्था पे मध्यवर्ग के उदय हुआ, सूदखोरी, महाजनी, इस तरीके से चीजें इत्यादि लक्षणों का उदय, जो लक्षण इनका उदय हो गया, ठीक है ना। दूसरे विश्व युद्ध को अवश्य संभावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए दूसरा विश्व युद्ध आपको पता है कि इसका कालखंड देखा जाए 1939 से लेकर 45 तक। यद्यपि इस युद्ध को अवश्य संभावी बनाने में हिटलर की भूमिका रही है, तथापि इस युद्ध के अन्य कारण भी थे जो कि इसको असंभावी बनाए, जो निम्न थे। संसाधनों की प्राप्ति में उपनिवेशों के आधिपत्य, औद्योगिकरण में विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रवाद की भूमिका, यूरोप के देशों के अपने अपने राष्ट्रीय हित, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। वर्ष 1933 में हिटलर जर्मन चांसलर बनने के बाद से ही राष्ट्रीय गौरव के प्रश्न को लेकर मुखरित था। वह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को अपमानजनक स्थिति में से देश को बाहर निकालना चाहता था। साथ ही तीव्र औद्योगिकरण एवं राष्ट्र निर्माण हेतु आर्थिक हितों की प्राप्ति भी मुद्दा थी। इन सब के साथ हिटलर इंग्लैंड को पूरे विश्व में काट देना चाहता था। तत्कालीन विश्व में गुटबंदी भी बहुत अधिक थी। हिटलर की भूमिका देखा जाए थोड़ा सा, हिटलर के वे कार्य जो युद्ध को असंभावी बनाए, जैसे कि हिटलर की भूमिका में वर्साई की संधि का उल्लंघन करता है, नाजीवाद विचारधारा का उदय होता है, चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करता है और उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है, और यहूदियों एवं अन्य हिटलर विरोधियों के प्रति क्रूरता एवं जघन्य कृत्य करता है। वस्तुतः चेकोस्लोवाकिया वह प्रदेश था जो कि यूरोप को एशिया से जोड़ने का काम करता था। इसकी प्राप्ति से जर्मन को स्थलबद्ध देश था, जो कि स्थलबद्ध था, उसकी पहुंच एशिया के कच्चे माल तक हो जाती थी, अतः इसकी प्राप्ति जर्मनी अपरिहार्य लगी तथा हिटलर द्वारा इस पर आक्रमण के साथ ही सैन्य संधियों एवं गुट जो विभाजित विश्व में युद्ध की शुरुआत हो गई। अब 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। विश्लेषण करना है हमें, तो आइए कर लेते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में 1853 एक्ट के बाद ब्रिटिश शासन एवं नीतियों में भारी फेरबदल हुआ। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास, यहाँ पे 1857 थोड़ी ना, ठीक है, 57 हुआ था, 1857 चला गया। साथ ही महारानी घोषणा पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया। यहाँ पर 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसके बारे में विश्लेषण करना है तो फिलहाल यहाँ पे 1857 का लीजिएगा। भारतीय शासन व्यवस्था 1857 के बाद ब्रिटिश शासन की नीतियों में भारी फेरबदल हुआ। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। साथ ही महारानी के घोषणा पत्र द्वारा
स्पष्ट किया गया। क्या क्या देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास होगा, अंग्रेजी राज्य विस्तार नहीं होगा, देशी राज्यों व नरेशों से संधि एवं समझौते के प्रति उदार होगा, धार्मिक सहिष्णुता एवं स्वतंत्रता की नीति का पालन होगा, भारतीयों के साथ स्वतंत्रता का व्यवहार उनके कल्याण के कार्य होंगे, सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होगा, बिना किसी पक्षपात के शिक्षा, सच्चरित्रता और योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी में भागीदारी का स्थान प्राप्त होगा, सेना का पुनर्गठन किया जाए, प्रशासनिक संस्थाओं को विकास पर बल दिया जाएगा। जो प्रशासनिक आपकी संस्थाएं उनको विकास पर बल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय समाज में स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नई दृष्टि प्रदान की। उनके शासन एवं राजनीतिक जागृति पर विचार विमर्श हुआ। यद्यपि महारानी के घोषणा पत्र का व्यवहारिक धरातल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इस घोषणा से भारतीयों में एक चेतना जागृत हुई, जिसका प्रभाव भारतीय समाज में नव जागरण की प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक आंदोलनों के विभिन्न जो रूप थे धीरे धीरे भारतीय समाज के जागृत किए गए। धार्मिक सुधार, जैसे आपका दलित आंदोलन, स्त्रियों से जुड़े मुद्दे, कुप्रथाओं इत्यादि को लेकर विमर्श बढ़ने लगे। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। भारतीयों में राजनीतिक स्वतंत्रता का जो स्वरूप है धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। ठीक है, पत्रकारिता एवं जो पत्रिकाएं होती हैं उनका महत्व बढ़ा। भारतीय समाज में सुधारवादी एवं प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। प्राचीन गौरवशाली इतिहास के बोध के माध्यम से लोगों में साहस और स्वदेशी का बोध यहाँ पे जगाया गया। ठीक है, और दूसरी ओर देखा जाए तो धन निकासी के सिद्धांत के साथ साथ प्रशासन के भारतीयकरण का मुद्दा जोर मारने लगा। अतः 1857 का विद्रोह एवं महारानी की घोषणा पत्र वे निर्णायक मोड़ थे, जहां से भारतीय समाज संगठित स्वरूप के महत्व को समझने लगा और इस हेतु नव जागरण, आधुनिकरण इत्यादि प्रवृत्तियों की ओर मुड़ा, जिसका अंतिम परिणाम स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में परिणित हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा जाए तो पूरा इतिहास के जो भी प्रश्न थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं, मेंस के हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आई होप कि आप लोग को आज का भी लेक्चर पसंद आएगा। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और शेयर करेंगे। पेपर 1 चल रहा है, पेपर 1 में हम लोगों ने भूगोल और इतिहास आज खत्म कर दिया। बचा इसका सोसाइटी वाला पोर्शन, तो सोसाइटी के जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग उनको भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं कल या अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।